खौफ सीजन 1 एपिसोड 1, जिसकी शुरुआत में हम दिल्ली के अंदर काम करने वाली अनु को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त बस से सीधा अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। बस के रुक जाने पर हॉस्टल के लिए एक पतली सी गली से उसे गुजरना था, मगर यहाँ से गुजरते वक्त कोई अनजाना शख्स उसके ऊपर लेजर लाइट मार रहा था। डर के मारे अनु हॉस्टल का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। गार्ड साहब आकर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो कहते हैं कि इतना लेट ही क्यों आती हो, जल्दी आकर मेन रास्ते से नहीं आ सकती थी क्या? मगर इस वक्त अनु बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो सीधा अपने हॉस्टल में जाकर अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी वहां पर उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। तो बेसिकली आज की रात क्रिसमस की रात थी और यहाँ पर उसकी बाकी की 4 फ्रेंड्स क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अनु को चीयर अप करने लगती है। इन 4 फ्रेंड्स के नाम होते हैं रीमा, कोमल, लाना और निकी। रीमा दीदी जो कि 1.5 महीना प्रेग्नेंट होती है, कोमल जो कि पहले कॉल गर्ल हुआ करती थी, लाना जो कि एक एयर होस्टेस होती है, वहीं निकी जो कि एक अमीर घर से आने के बावजूद भी सिर्फ स्टैमर यानी कि हकलाया करती थी, इसीलिए सिर्फ हॉस्टल में रहा करती थी। इन 5 फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा तगड़ी थी। ये सारे काम साथ करते थे, जैसे कि सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, फिर दिन भर की गॉसिप। और अब जैसा कि आज क्रिसमस की नाइट थी तो आज इसे खास बनाने के लिए ये सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मगर इन्हें क्या पता था कि एक बहुत बड़ा खतरा इनकी तरफ आने वाला है। जिसके बाद कहानी यहाँ से 6 महीने आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम इस कहानी के एक और लीड कैरेक्टर माधुरी को यानी कि मधु को देख पाते हैं। इस वक्त वो ग्वालियर से सीधा दिल्ली आई होती है और आने के बाद उसे उसका बेस्ट फ्रेंड अरुण पिकअप करता है। जिसके बाद ये दोनों टेम्पो में बैठकर सीधा अरुण के फ्लैट पर जाते हैं। यहाँ पर अरुण अकेला नहीं बल्कि 2 और दोस्तों के साथ रहा करता था। अब लड़की को आता देख करके बाकी के दोनों दोस्त साइड हो जाते हैं। जिसके बाद अरुण मधु का थोड़ा सामान शिफ्ट करता है और फिर फ्रेशन अप होने के लिए मधु नहाने के लिए चली जाती है। मगर नहाते वक्त वो अपने कान को देखने लगती है, जिसकी बाली एक हादसे के वक्त टूट चुकी थी और मधु को यही सारे सपने सताया करते थे, इसलिए वो रात को सोने के लिए नींद की दवाइयों का इस्तेमाल किया करती थी। मगर गलती से अरुण ने उसकी दवाइयां देख ली, जहाँ पर वो उसे पूछता भी है कि क्या तुम्हें आज भी इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जिस पर मधु उसे मना करती है और कहती है कि देखो मेरा बैग चेक मत किया करो, वो हाथ से मुझे आज भी सताते हैं। तभी ये दोनों आपस में प्यार में पड़ जाते हैं और देखते ही देखते इंटीमेट होने लगते हैं। मगर तभी अचानक से मधु का एक पुराना ट्रॉमा उस पर हावी हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो 5-6 लोग मुंह पे मास्क बांधकर उसे घूर रहे थे। वो अचानक से अरुण को साइड कर देती है। फिर शाम को अरुण उसके पास आता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम वहां से निकल चुकी हो, अब यहाँ पर सब कुछ सेट हो जाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों से निकलकर यहाँ मधु पहुंच चुकी थी अपने इंटरव्यू के लिए। तो बेसिकली अरुण जिस कंपनी में काम करता था वो एक इंश्योरेंस कंपनी थी, मगर मधु की यहाँ बेला नाम की एक दूर की कजन या फिर कहें की फ्रेंड थी, जिसे कि उसने यहाँ पर एक कॉल सेंटर की जॉब के लिए लगवा दिया था। उसका इंटरव्यू भी ठीक ठाक ही गया था और लग रहा था कि उसकी जॉब लग ही जाएगी। मगर तभी बातों ही बातों में पता चलता है कि बेला जो कि अब एक नकुल खन्ना नाम के शख्स के साथ में शादी करने वाली है और ये नाम सुनते ही मधु को अपनी पुरानी यादें आने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कि वही नकुल शख्स उन लोगों में भी शामिल था जिसने उसके साथ कर्म कांड किए थे। मगर इस वक्त वो काफी दूर खड़ा था और मधु उसे ठीक से देख नहीं पाई थी। जिसके बाद उसे अब रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी। तो यहाँ से अरुण मधु को उसके कॉल सेंटर के जस्ट पास ही में एक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ले जाता है। यहाँ पर उनकी मुलाकात वार्डन ग्रेसी टुनटुन से होती है। तो बेसिकली ये एक गवर्नमेंट हॉस्टल भी था जहाँ पर कम पैसों में लड़कियां रहा कर सकती थी, लेकिन ग्रेसी का बताना था कि हाल ही में एक कमरा खाली तो हुआ है, मगर वहाँ ऊपर रहने वाली लड़कियां थोड़ी सी परेशान करेगी, तो तुम्हें थोड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और यहाँ पर आने से पहले मुझे तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि तुम्हारा घर का पता, जहाँ पर काम कर रही हो उस कंपनी की पूरी डिटेल्स और कब तक रहोगी वगैरह वगैरह। जिसके बाद ग्रेसी उसे अनु का ही रूम दिखाती है और यहाँ पर हम व्यूअर्स को मालूम चलता है कि आज से 6 महीने पहले अनु की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वो भी ग्रेसी के सामने। जिसके बाद उसका कमरा खाली हो चुका था और इसी रीजन के चलते अनु को यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल जाती है। लेकिन इस कमरे में अनु का कुछ सामान भी पड़ा था, जिस पर ग्रेसी बताती है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं इसे बाहर निकलवा दूंगी। मगर मधु कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं। जिसके बाद अरुण मधु को बाय बोलकर अपने काम के लिए निकल जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन मधु आकर अरुण से कहती है कि देखो अरुण, वैसा तो मेरा काम शाम के 5-5:30 बजे तक खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं फ्री ही रहती हूँ, तो अगर तुम अपनी कंपनी में किसी डॉक्टर से बातचीत करके थोड़ा सा और पार्ट टाइम जॉब दिलवा दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। जिसके बाद अरुण अपनी एक मैडम शोहिनी से मधु की मुलाकात करवाता है। तो बेसिकली इनका एक होम क्लिनिक था जहाँ पर ये अपने क्लाइंट्स को थेरेपीज दिया करती थी। तो अब यहाँ पर मधु को 6 से 9 की जॉब भी मिल जाती है। जिसके बाद डायरेक्टली सीन रात में उसी हॉस्टल में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम अनु के कमरे में आए वहीं की कुछ रूममेट्स को देख पाते हैं जो कि इस वक्त ओइजा बोर्ड के साथ में ये
जानने की कोशिश करती है कि क्या अनु की आत्मा सचमुच इस कमरे में अभी भी है या फिर वो जा चुकी है। ऐसा करने में इन्हें डर बहुत ज्यादा लग रहा था, ऊपर से लाइट्स भी जा चुकी थी कि तभी कोई जोरदार गेट खटखटाने लगता है। ये तीनों बहुत ज्यादा डर चुकी थी। गेट खोलने पर यहाँ पर इन्हें अपने ही थर्ड फ्लोर की बाकी की 4 हॉस्टल मेट्स दिखाई पड़ती है और वो कहती है कि तुम्हें मैंने मना किया था कि इस रूम में आना नहीं, तो फिर तुम आई क्यों? आज के बाद अगर यहाँ पर दिखी तो एक एक की टांगे तोड़ दूंगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वार्डन पर, यानी कि ग्रेसी। वो इस वक्त अपनी बेस्ट फ्रेंड मिश्रा के साथ बैठ करके 2-2 पैग लगा रही थी। तो बेसिकली मैडम मिश्रा जो कि पुलिस कांस्टेबल थी और हाल ही में उसके सामने 2 बड़ी घटनाएं सामने आई थी। पहला तो ये कि उसका खुद का बेटा जीवा घर से भाग चुका था और दूसरी खबर ये थी कि शहर में आए दिन लड़कियों की लाशें मिलती जा रही थी। तो इन दोनों ही गुत्थियों को सुलझाने के लिए मिश्रा जी बड़ी परेशान थी, जहाँ पर ग्रेसी बताती है कि इतना ज्यादा लोड मत लो, आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये दोनों बचपन की फ्रेंड्स थी तो एक दूसरे का सहारा बन ही जाती हैं। जिसके बाद में सीन डायरेक्टली नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम मधु को देख पाते हैं जो कि अपने रूम में रहने के लिए आ चुकी थी कि तभी वहाँ पर बाकी की थर्ड फ्लोर की 4 रूममेट्स आकर ये बातें करने लगती है कि आखिर हम मधु को यहाँ से भगाएं कैसे। इनकी ये प्लानिंग चल ही रही थी और बातों ही बातों में हम व्यूअर्स को ये मालूम चलता है कि वो सब कुछ फिर से शुरू होने वाला है और वो क्या शुरू होने वाला है ये तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ही। जिसके बाद में सीन यहाँ अरुण और मधु पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपना सारा सामान लेकर के इसी हॉस्टल में थर्ड फ्लोर पर अनु के रूम में शिफ्ट होने के लिए आ चुके थे। इस रूम में आने के बाद में मधु को काफी सारी चीजें दिखाई पड़ती है, जैसे कि कांच पर कागज लगा रखा है, दीवारें काफी ज्यादा भद्दी हो रखी है, हर जगह धूल और जाले मौजूद हैं। मगर एक अच्छी बात थी कि हवा आने जाने के लिए एक खिड़की मौजूद थी। वहीं पर सीन मिश्रा जी पर शिफ्ट होता है जो कि अपने कांस्टेबल दोस्तों की मदद से बब्बन नाम के एक शख्स को पकड़ चुके थे। तो यहाँ पर बब्बन को मिश्रा जी आकर खूब मारती है और कहती है कि तू ही मेरे बेटे जीवा के साथ में था, तुम दोनों मिलकर बहुत बुरे काम कर चुके थे, मुझे बता कि आखिर मेरा बेटा जीवा है कहाँ पर। जहाँ पर बब्बन कहता है कि मुझे क्यों पीट रहे हो, अगर इंटरोगेशन करना है तो जाकर उस रूहानी हकीम से क्यों नहीं बातचीत करते। एंड देन आता है इस पूरे सीजन का वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर कॉल्ड हकीम साहब। इनका रोल प्ले कर रहे हैं रजत कपूर जी एंड अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इन दिस सीजन। खैर ये तो आपको आगे मालूम चल ही जाएगा। अब बेसिकली ये एक रूहानी हकीम थे जो कि वो सारी चीजें देख सकते थे, महसूस कर सकते थे जो कि बाकी लोग नहीं देख पाते थे। तो यहाँ पर उनके सामने एक बिल्डर आया हुआ बैठा था और बताता है कि मेरी वाइफ मुझसे कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं, तो एक ऐसी मजबूत दवा दे दो जिसे पी लेने के बाद में किशमिश केला बन जाए। तो यहाँ पर हकीम साहब एक बिच्छू को तेल से निकाल करके उसके अंदर कुछ और जरूरी दवाइयां मिला करके उसको घोटा बना करके बिल्डर को पिला देते हैं। बिल्डर कहता है कि भाई ये सब कुछ ठीक तो है ना, मैं नॉनवेज नहीं खाता। जहाँ पर हकीम साहब कहते हैं कि इसको खा लेने के बाद में तुम्हारे अंदर वो ताकत आएगी जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं करी थी। और पी लेने के बाद में बिल्डर को लगता भी है कि हाँ यार सचमुच कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो बॉडी में आया जरूर है। लेकिन ये सारी चीजें दूर से बैठ करके मिश्रा जी नोटिस कर रही थी। जिसके बाद वो सीधा हकीम साहब के पास पहुंच जाती है और कहती है कि क्या आप इस लड़के को जानते हैं। तो हकीम साहब बताते हैं कि हाँ इसका नाम जीवन है, ये मेरे पास में काम किया करता था मगर पिछले 6 महीनों से लापता है, अगर आपको मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। जिस पर मिश्रा जी कहती है कि ये मेरा बेटा है, तुमने इसे मरवाया है, कहीं फिकवा दिया है, मैं तुम्हारे सारे बुरे काम जानती हूँ। जहाँ पर हकीम साहब कहते हैं कि देखिए आपके बेटे जीवा के गायब हो जाने के पीछे का रीजन मैं नहीं हूँ, वो शायद कुछ और हो सकता है, मगर एक बात जरूर है, उसके चले जाने की वजह से मुझे बहुत सारा घाटा हुआ है और वो क्या घाटा है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मधु पर जो कि इस वक्त अपने रूम के अंदर थी कि तभी उसका गेट खटखटाती है थर्ड फ्लोर की बाकी की 4 रूममेट्स और कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ वरना हर एक दिन तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। मधु को वैसे भी तो मुश्किलातों से ये हॉस्टल मिला था, वो भी कम बजट में, क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी। अब आखिर वो जाती तो कहाँ जाती, इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आती है जहाँ पर अरुण उसे छोड़ने के लिए उसकी कंपनी में आता है और यहाँ पर मधु का वही रोजमर्रा का काम, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जाना, कॉल सेंटर पर लोगों को ढेर सारे कॉल्स करना और यही चीजें रिपीट होते जाना। तभी वो अपनी दूर की फ्रेंड बेला से बातचीत करने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो तो अपने ही होने वाले फियांसे के साथ में लगी पड़ी थी, जिसे दूर से देख करके मधु भाग जाती है। लेकिन तभी बेला वापस आकर उसे कहती है कि यार मैं जानती हूँ ये जो मोमेंट होता है थोड़ा सा अजीब होता है, खुद के लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है लेकिन दूसरों के लिए थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट कर देता है, लेकिन क्या करे, रहा भी तो नहीं जाता। नकुल तो मेरा फेवरेट है, उसके जैसा बंदा तो मुझे कभी मिला ही नहीं, हम तो जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। अब यहाँ पर मधु को कहीं ना कहीं नकुल पर शक हो रहा था, इसलिए वो बेला से उसकी इंस्टा आईडी मांग लेती है
और रात को घर आने पर उसकी इंस्टा आईडी को चेक करने लगती है, जहां पर मधु को ये लगता है कि उन नकाबपोश गुंडों में हो सकता है कि नकुल भी मौजूद था। मगर तभी अचानक से उसका गेट कोई ठकठकाने लगता है, बहुत जोरदार आवाजें आने लगती है। तो वो बाहर आकर के देखती है और बोलती है कि तुम अगर चारों मुझे परेशान करोगी तो ये मत सोच लेना कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, मेरा गेट कौन खटखटा रहा था। जहाँ पर ये चारों बताती है कि आवाज बाहर से नहीं अंदर से आ रही थी, तुम अंदर से खटखटा रही थी। ये बात सुनकर के मधु बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अपने पास्ट की यादें आने लगती है। ये वो मोमेंट था जब कॉलेज का फेयरवेल था और तभी कुछ गुंडों ने उसे पकड़ करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी और यही सारी चीजें उसे रात भर सोने नहीं देती। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। खौफ सीजन 1 एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत में हमें ग्वालियर का एक कॉलेज दिखाया जाता है जहां पर इस वक्त एक फेयरवेल पार्टी चल रही थी और यहीं पर हम ड्रेसिंग रूम में चेंज करती हुई मधु को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त तैयार होकर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो अपनी फ्रेंड को एक फोटो क्लिक करने के लिए भी कहती है और फिर वो उसी फोटो को अपने बॉयफ्रेंड अरुण को भेज देती है, जहां पर अरुण उस फोटो को देखकर बहुत खुश था। जिसके बाद में मधु की बारी आ चुकी थी अपनी परफॉर्मेंस देने की। तो स्टेज पर आकर उसने एक बहुत ही प्यारी कविता अपने जाने वाले सीनियर्स के लिए लिखी थी। जिसके बाद में उसकी मुलाकात अरुण से होती है, जो कि उसे साइड में ले जाकर के किस करने वाला था और वो कहता भी है कि आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। मगर जैसे ही वो किस करने वाले थे कि तभी वहां पर अनजान 3 नकाबपोश पहुंच जाते हैं, जो कि सबसे पहले तो अरुण को बहुत ज्यादा पीटते हैं और फिर एक एक करके मधु का रेप कर देते हैं। जिसके बाद कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ पर हम उसी कॉल सेंटर को देख पाते हैं जहाँ पर मधु काम किया करती थी कि तभी वो वहां से निकल करके नकुल की कंपनी में पहुंच जाती है नकुल की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, सिर्फ ये अश्योर करने के लिए कि क्या नकुल वही ग्वालियर वाला लड़का है जिसने उसके साथ रेप किया था। अगर ऐसा है तो वो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी, मगर उसके लिए सही इंसान की शिनाख्त होनी जरूरी थी। इसलिए वो उसकी कंपनी में पहुंच चुकी थी, जहाँ की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हाँ, नकुल खन्ना नाम से एक शख्स तो है मगर वो ग्वालियर से है, ये बात हमें उनसे पूछनी पड़ेगी। और तभी वो नकुल को आवाज दे डालती है। तब नकुल उसके पास में आने लगता है, लेकिन कहीं मधु की आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए इसलिए वो वहां से भागने लगती है। नकुल काफी दूरी तक उसका पीछा करता है, मगर तब तक मधु वहां से निकल चुकी थी। जिसके बाद हम हॉस्टल का एक सीन देख पाते हैं जहाँ पर इस वक्त लाना बैठ करके एप्पल खा रही थी, मगर एप्पल तक उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बुरी एंटिटी, कोई ऐसी दर्दनाक ताकत उसे खाना तक खाने से रोक रही है। तभी उसे जोरदार उल्टियां हो जाती है और वो इन सभी होने वाली चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो पिछले 6 महीनों से इस हॉस्टल से बाहर एक कदम तक नहीं निकाल पाई थी। वहीं पर हम ग्रेसी को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी पुरानी कार को रेडी करवा रही थी। वो उसे बैक ले रही थी कि तभी अचानक से उसकी डिक्की ओपन हो जाती है और पीछे का विजन न मिलने की वजह से ग्रेसी की कार टकरा जाती है। मिश्रा कहती भी है कि इस कार को तो तू बेच क्यों नहीं देती, कबाड़ा हो चुकी है। जहाँ पर ग्रेसी बताती है कि यार, इस हॉस्टल के अंदर एक रीमा नाम की औरत है जो कि प्रेग्नेंट है, खुद के घर भी नहीं जाती और अगर यहाँ बच्चा होगा तो लेकर जाने के लिए गाड़ी तो होनी ही चाहिए ना। जिस पर मिश्रा बताती है कि यार, बहुत ज्यादा बदबू मार रही है कार, अपने लोगों से धुलवा ले। जब उसके लोग गाड़ी को धो रहे थे तो यहाँ पर ग्रेसी पूछती है कि आज तू बड़ी गुस्से में लग रही है, बात क्या है। जहाँ पर मिश्रा बताती है कि मुझे एक शख्स के बारे में पता चला है, वो एक रूहानी हकीम है, हो सकता है कि उसी ने मेरे बेटे को गायब किया है। पुलिस वारंट लेकर जब उसके घर पहुंचकर तहकीकात करूंगी ना, तब उसकी हड्डी पसली एक करके बताऊंगी। इसी बीच हम हकीम साहब को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त पुरानी दिल्ली की गलियों में एक कोठी में रहा करते थे और अपने घर की खिड़की में से एक प्रोस्टिट्यूट को देख रहे थे, जो कि अपने क्लाइंट को सर्विस दे करके जस्ट घर से बाहर निकली ही थी। तभी हकीम साहब अपने एक शख्स को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि आज रात की खुराक का जुगाड़ करना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब वो किस खुराक की बात कर रहे थे और कौन सी गड़बड़ की बात कर रहे थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मधु की तरफ, जो कि अपने कॉल सेंटर की जॉब खत्म करके सीधा पहुंच जाती है सोहिनी मैडम के घर पर। तो यहाँ पर सोहिनी मैडम, जो कि एक होम क्लिनिक चलाया करती थी, उनकी एक छोटी बेटी कियारा नाम से भी होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मॉडर्न ख्यालातों की थी और वो पीछे से एक स्केच आर्टिस्ट भी थी। इस घर में मधु का काम था आने वाले क्लाइंट्स के लिए अपॉइंटमेंट जनरेट करना। जिस दिन काम होता उस दिन तो ठीक है, लेकिन जिस दिन काम नहीं होता तो मधु और कियारा बैठ करके भूत की मूवीज देखा करते थे, जहाँ पर मधु कहती
कहती है कि वैसे तो मुझे भूतों की मूवीज पसंद नहीं, बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। जिसके बाद सोहिनी मैडम मधु को अपने क्लिपबोर्ड पर एक पेपर लगाने के लिए कहती है। इस पेपर के अंदर लिखा था दिल्ली की अक्यूज्ड वुमेन्स के बारे में एक मुहिम उठाई जाए, यानी कि वो औरतें जिनके साथ बुरा कर्म कांड हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मधु इसे अपने आप से रिलेट करने लगती है और सोचती है कि मैं इस बारे में सोहिनी मैडम से जरूर बातचीत करूंगी। मीनवाइल सीन हॉस्टल पर शिफ्ट होता है, जहाँ इस वक्त ग्रेसी मैडम उन चारों लड़कियों यानी कि निक्की, कोमल, रीमा और लाना को कहती है कि तुम्हें अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेगी। पिछले 6 महीनों से मैं देख रही हूँ जो भी 3rd फ्लोर पर आता है तुम उसे परेशान करके भगा देती हो। आखिर रीजन क्या है? जहाँ पर ये चारों बताती है कि रीजन हम नहीं, कोई बुरी आत्मा है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए मिश्रा जी उन्हीं पुराने रूहानी हकीम जी को अपने हॉस्टल में बुला लेती है। जैसे ही हकीम साहब यहाँ हॉस्टल में आते हैं तो उन्हें एक बुरी ताकत के इस हॉस्टल में होने का एहसास होता है। दीवारें मानो चीख चीख कर कह रही थी कि मैं बदला लूंगी। वहीं उस कमरे के अंदर ऐसी काली छाया मौजूद थी जो कि बता रही थी कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। हकीम साहब कहते हैं कि इस कमरे में फिलहाल के लिए कोई रहने आया है क्या? जहाँ पर ये सभी कहती है कि हाँ, कोई मधु नाम की लड़की आई है। जिस पर हकीम जी का बताना था कि जल्द से जल्द उस लड़की को यहाँ से निकल जाने के बारे में कहो। तो ये सुन करके मैडम ग्रेसी को आ जाता है गुस्सा और वो कहती है कि तुम ही पागल हो, तुम ही यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? वो तो बेचारी जॉब करने के लिए यहाँ पर आई है, वो यहाँ से क्यों जाएगी? जहाँ पर हकीम कहता है कि भले ही मुझ पर चिल्ला लो, गुस्सा कर लो, मगर आने वाला वक्त तुम लोगों के लिए ही बहुत ज्यादा बुरा होगा, इंक्लूडिंग इन चारों के लिए और सबसे ज्यादा तो उस लड़की के लिए जो कि इस कमरे में रहने के लिए आई है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा तो जरूर रहा हूँ, मगर तुम ही लोग मुझे वापस यहाँ बुलाओगे। वहीं पर सीन मधु पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी दोनों जॉब्स यानी कि कॉल सेंटर वाली और थेरेपिस्ट वाली ये सारा काम खत्म करके हॉस्टल के लिए लौट रही थी। मगर बस में एक अनजान शख्स बार बार उसके टच हो रहा था। बस के रुकने चलने पर वो शख्स भी बार बार मधु के पीछे अड़ रहा था। ये सारी चीजें मधु को बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी, मगर अब इस वक्त बस की भीड़ में थी तो करती भी क्या। जिसके बाद वो सीधा अपने हॉस्टल में पहुंच जाती है और जब नहाने के लिए अपने कपड़े चेंज करती है तो उसे मालूम चलता है कि उस शख्स का सीमन उसके कपड़ों पर लग चुका है। हिंदी लैंग्वेज में क्या कहते हैं ये लोग आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर मधु को ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा घिन आती है कि किस टाइप के लोग इस धरती पर मौजूद हैं जो कि बस में खड़ी लड़की तक को नहीं छोड़ते। मगर जब वो हॉस्टल से बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो ऐसा उसे लग रहा था कि कोई है जो उसे देख रहा है, मगर मधु उन चीजों पर ध्यान नहीं देती और सीधा तैयार होकर अरुण से मिलने के लिए निकल पड़ती है। वहीं पर हम रात के अंधेरे में लाना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोच रही थी कि तभी वहां पर दरवाजे पर उसे हकीम साहब दिखाई पड़ते हैं जो कि कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से निकलना चाहती हो, मगर कुछ तो है जो तुम्हें रोक रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे सामने यहाँ से बाहर निकलो। और जैसे ही लाना एक कदम भी आगे बढ़ाती है तो ऐसा लगता है मानो किसी ने उसका गला घोट दिया हो। पूरे गले पर लाल निशान छप जाता है, जिस पर हकीम साहब को भी मालूम चल जाता है कि कोई तो ताकत है जो कि इन्हें बाहर जाने से रोक रही है। नॉट ओनली लाना बल्कि बाकी उन 3 औरतों पर भी उस भूत का साया है। इसलिए इन्हें निजात दिलवाने के लिए हकीम साहब एक छोटी सी दवाई देते हैं और बताते हैं कि मधु को इस दवाई को पिला देना, तुम्हारे सारे संकट दूर होने लगेंगे। मैं हर वक्त तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा और यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। वहीं पर हम मॉल के अंदर मधु और अरुण को देख पाते हैं जो कि शॉपिंग कर लेने के बाद में कॉफी शॉप में बैठ करके कॉफी पीने लगते हैं, जहाँ पर मधु पूछती है कि क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? जिस पर गलती से अरुण बोल पड़ता है कि सुंदर तो हो, मगर वो सारी चीजें जो तुम्हारे साथ बीती उन्हें मैं भुला नहीं सकता। इस वजह से मधु काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होकर अरुण से भागने लगती है, क्योंकि वो तो विश्वास करके अरुण के पीछे यहाँ दिल्ली तक आ पहुंची थी और अब अरुण ही उसे इस तरीके से नाखुश होने वाली बातें कर रहा था तो वो आखिर जाती तो कहाँ जाती। रात काफी ज्यादा हो जाने पर अरुण कहता है कि मेरे साथ ही चलो, हॉस्टल बंद हो चुका होगा। तो उसे अरुण के साथ उसी के फ्लैट पर जाना पड़ता है, जहाँ पर रात को अरुण से समझाता भी है कि देखो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, ये सारी सिचुएशन ही ऐसी है। उन तीनों लोगों के बारे में अगर मुझे थोड़ी सी भी खबर होती ना तो अब तक तो मैं उन्हें पुलिस की सलाखों के पीछे कर चुका होता। और ये बातें सुनकर के मधु भी रोती रोती सो जाती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है ग्रेसी पर, जिसके पास में उसकी फ्रेंड मिश्रा जी आई हुई थी। ये दोनों ही आराम से अपने अपने पैग लगा रहे थे, तभी इन्हें किचन की जमीन पर दिखाई पड़ता है कि चींटियों की एक रैली जा रही है। जैसे ही मिश्रा जी उन चींटियों की चलती रैली को देखती है तो उसे किचन के नीचे मौजूद एक छिपे हुए खड्डे का मालूम चलता है और इसके अंदर एक बिच्छू पड़ा हुआ था मरा हुआ, यानी कि ये कोई तंत्र मंत्र की चीजें थी, जिसे देख करके मिश्रा समझ जाती है कि जरूर मेरे बेटे के गायब होने के पीछे का रीजन वही रूहानी बाबा ही था। मीनवाइल सीन दिल्ली की गलियों में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बॉल को खेलते हुए गलती से हकीम के घर के सामने पहुंच जाती है, जहाँ पर हकीम कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कोई खेलने नहीं आता? वैसे तो
मेरे साथ भी कोई नहीं आता। एक पुरानी चुड़ैल का साया है मुझ पर, उसके दर्द से मैं जूझ रहा हूँ, क्या तुम मुझे उसके दर्द से निजात दिलवाओगी? और तभी हम थोड़ी देर बाद देख पाते हैं कि उस लड़की की मॉम जो कि प्रोस्टिट्यूट थी, वो अपनी बच्ची को ढूंढते हुए सीधा हकीम साहब की कोठी में पहुंच जाती है। इधर उधर देखने पर उसे कोई भी मिलता नहीं। इवेंचुअली गेट भी बंद हो जाता है। तो जैसे ही वो प्रोस्टिट्यूट अंदर कोठी में चढ़ती है कि तभी उसकी जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है, यानी कि हकीम साहब ने उसका काम कर दिया था। बेहोश करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। वहीं पर अगेन हम लाना को देख पाते हैं, जिसने आधा सेब खाया था और आधा छोड़ दिया था, क्योंकि कैंटीन में जाकर के बाकी लड़कियों के साथ खाना खाना लाना को पसंद नहीं था। वहीं पर सीन मधु पर शिफ्ट होता है, जो कि अरुण के घर से तैयार होकर सीधा अपनी मैडम सोहिनी जी के पास पहुंच जाती है और उन्हें सारी कहानी बताती है कि उसके साथ आज से 1 साल पहले हुआ क्या था। इन सारी बातों को सुनकर के सोहिनी मैडम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि आज 21वीं सदी होने के बावजूद भी लड़कियों के साथ बुरे काम होना खत्म नहीं हुए हैं। मर्दों की सोच आज भी पिछड़ी हुई है, किस तरीके से अकेली लड़कियों का शोषण किया जाता है। और अब जब मैडम सोहिनी को नकुल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, तो वो उसके खिलाफ एक आवाज उठाना चाहती थी, मगर मधु कहती है कि मैं सिर्फ उसे ही नहीं, बाकी के 2 और लोगों को भी पकड़ना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा वेट और कीजिए। और वो अब अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीधा नकुल के दिल्ली वाले एड्रेस पर पहुंच जाती है, मगर घंटी बजाने पर उसे कोई भी नहीं मिलता। और जब वो वहां से जाने लगती है कि तभी अचानक से नकुल उसके पीछे खड़ा उसे मिलता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। खौफ सीजन 1 एपिसोड 3, जिसकी शुरुआत में हम पुरानी दिल्ली की उन्हीं गलियों को देख पाते हैं जहां पर बब्बन नाम का एक शख्स जो कि पायल बेचा करता था, उसकी दुकान पर एक लड़की आकर पायल लेती है, जिसके बाद बब्बन उससे दोस्ती करके सीधा उसे रूहानी हकीम के घर में छोड़ आता है और दरवाजा बंद कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये लड़की के फादर इसे बेच गए थे और इस लड़की ने सोचा था कि हकीम साहब के पास कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर चला लूंगी, मगर उसे क्या पता था कि आज का ये दिन उसके लिए आखिरी दिन होने वाला है। तो यहाँ पर वो काफी सारी अजीब अनोखी चीजों को देख पाती है, जैसे कि छोटे छोटे बीकर्स के अंदर कछुए, बिच्छू, गिलहरी और काफी सारे अलग अलग जानवर, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी कि तभी उसे उन दवाइयों को रखने वाली शेल्फ के पीछे एक छोटा सा दरवाजा नजर आता है। जैसे ही वो उसे खोलती है तो नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। तो उन सीढ़ियों की तरफ नीचे आने पर उसके सामने एक खौफनाक मंजर था, जिसे देख करके लड़की डर चुकी थी और वो वहां से भागने के बारे में सोचती है, मगर ऑलरेडी बब्बन ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और अब तो उसके पीछे लग चुका था रूहानी हकीम। और इसी के साथ उस लड़की का भी अंत हो जाता है। वहीं पर प्रेजेंट टाइम में हम ये देख पाते हैं कि इस वक्त मधु पहुंच चुकी थी नकुल के घर में। वैसे यहाँ पर ये मुझे इसकी थोड़ी सी बेवकूफी लगी, क्योंकि अगर एक लड़की जो कि जानती है कि सामने वाले ने मेरा रेप करा है, तो उससे ही कन्फ्रंट करने के लिए तो कैसे ही जाना चाहिए। तो राइटिंग की यहाँ पर थोड़ी सी कमी जरूर लगी मुझे। आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि यूजुअली लड़कियां होशियार होती हैं, इस तरीके से डम नहीं होती है कि जिसने रेप किया उसी से जाकर पूछने जाए कि क्या आपने मेरा रेप किया। तो जैसे कि सामने वाला मना ही करेगा तो नकुल भी उसे मना कर ही देता है कि नहीं, तुम जिस ग्वालियर के फेयरवेल वाले केस की बात कर रही हो, ना तो मैं ग्वालियर में था, ना ही किसी को जानता हूँ, ना ही तुम्हें पहले कभी देखा है। और रही बात मेरी, तो मैं तो हमेशा से ही दिल्ली में ही रहता था और मेरे फादर काफी ज्यादा बीमार रहते हैं, तो मुझे हर वक्त उनकी सेवा करनी पड़ती है। शायद तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो मैं नहीं हूँ। और अब तो भोंदू मधु को भी लगने लगता है कि हाँ, शायद ये शख्स जो बोल रहा है मुझे इसका विश्वास कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसके दिल में इस रेपिस्ट के लिए जगह जाग जाती है, यानी कि उसे वो अच्छा लगने लगता है। तो हालांकि यहाँ पर दिखाया ये गया है कि मधु को पता नहीं है कि वही शख्स उसका रेपिस्ट है, दैट इज वाई उसे कहीं ना कहीं उससे हमदर्दी होने लगती है। मगर सोचने वाली बात तो ये भी है कि ऑलरेडी उसका एक बॉयफ्रेंड अरुण है जो कि उससे काफी ज्यादा प्यार करता है, तो फिर किसी और के लिए दिल में इस तरीके की फीलिंग्स लाना क्या ये अच्छी बात है? वेल, इस मिस कंफ्यूजन के चक्कर में इसका एक्सप्लेनेशन कहीं 1 घंटे का ना निकल जाए, इसलिए सीधा मेन स्टोरी पर फोकस करते हैं। इस वक्त मधु अपने घर पर आ चुकी थी, जहां पर कुछ हॉस्टल की दूसरी लड़कियां उसके कमरे में आकर के चटनी पीसने के लिए मिक्सी को लगा करके अपना मिक्सर यूज कर रही थी, जहां पर मधु की भी उनसे जान पहचान हो जाती है, इनकी दोस्ती भी बढ़ जाती है और ये लोग साथ में बैठ करके कैंटीन में ब्रेकफास्ट करने लगती है, जहां पर इस वक्त वही चारों की गैंग यानी कि रीमा, कोमल, लाना और निकी आकर के अपना ब्रेकफास्ट लेने लगती है। तो मधु अपनी बाकी दोस्तों से पूछती है कि आखिर ये इतनी अलग थलग क्यों रहती है, जहां पर लड़कियों का बताना था कि पिछले 6 महीने 1 कदम तक बाहर नहीं निकाला है और पता नहीं क्यों इन्हें यहाँ से जाने के लिए भी बोलते हैं तो जाती भी नहीं है और किसी से बातचीत तक नहीं करती। वैसे तुम्हारा 3rd फ्लोर काफी ज्यादा भयानक है, तुम्हारे कमरे में अनु नाम की एक लड़की की डेथ भी हुई है, तो थोड़ा सा
संभल करके रहना। वही सीन शिफ्ट होता है उसी दवा खाने में जहाँ पर हकीम साहब काम किया करते थे। तो इस वक्त यहाँ पर काफी सारे पेशेंट्स आए हुए थे जिन्हें की वही सेक्सुअल डिजीज थे। किसी को इजैकुलेशन की दिक्कत थी तो किसी को पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम थी। हिंदी में नाम थोड़े से भद्दे हैं इसलिए इंग्लिश का यूज करना पड़ रहा है। कि तभी यहाँ पर मिश्रा जी पहुंच जाती है और बताती है कि मुझे मेरे घर में से आपकी दवाई बनाई जाने वाली कुछ चीजों की सामग्री मिली है। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो आप यहाँ पर बनाती हैं? जिन पर हकीम साहब का कहना था कि कुछ बीमारियां दवाइयों से संभाली जा सकती हैं, मगर कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है जहाँ पर दवाइयों की नहीं बल्कि दुआओं की जरूरत होती है। तो कभी कभार ये दुआएं अच्छे लोगों से निकालनी पड़ती है तो कभी कभार बुरे लोगों से भी। और जीवा मेरे लिए यही काम करता था। अगर आपको मिले तो प्लीज उसे वापस ले आना, क्योंकि उसकी वजह से मेरा सचमुच में काफी घाटा हुआ है। मिश्रा जी को तो ऑलरेडी गुस्सा आ रहा था कि एक तो मेरा बेटा गायब है और ऊपर से ये रूहानी हकीम अजीब अनोखी बातें कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। मगर जाते वक्त वही पेशेंट्स को जाकर के रोकती और पूछती है कि आखिर आपको बीमारी क्या है, आप यहाँ पर क्यों आती है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं चली जाती। जहाँ पर शेख साहब को बताना था कि मेरे वाइफ के अंग सड़ चुके हैं, यानी कि वो वाले अंगों की बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब हमारे यहाँ से कोई भी इलाज नहीं हो सकता, तो अंत में हमें यहीं पर आना पड़ा। वक्त बेवक्त वो कभी मेरी वाइफ का थोड़ा खून लेते हैं चेकआउट करने के लिए कि बीमारी कितनी फैली है और उसे रोकने के लिए क्या क्या नुस्खे आजमाए जाएं। मिश्रा जी और कुछ पूछ पाती, लेकिन शेख साहब अपनी वाइफ को वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने पुलिस स्टेशन में आकर के उन मरी हुई लड़कियों की फाइल्स ओपन करने की बात करती है। जहां पर कांस्टेबल भी कहते हैं कि वैसे तो ये केस पुराने हो चुके हैं और आजकल कोई लाशें भी मिल नहीं रही है, पहले तो फ्रिक्वेंटली आया करती थी, हो सकता है शायद वो क्रिमिनल ही मर गया हो। लेकिन इन फाइल्स को देखने के बाद में मिश्रा जी को एक पैटर्न नोटिस होता है। वैसा ही निशान जो कि मरी हुई डेड बॉडीज पर थे, सेम टू सेम वैसे निशान शेख साहब की वाइफ के हाथ और पैर पर भी थे। यानी कि रूहानी हकीम औरतों के अंदर से जिन जन्नात निकलवा करके खुद के अंदर शामिल कर लेता था ताकि खुद की पावर्स को बढ़ा सके। वहीं पर हम हकीम साहब को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने उसी सीक्रेट हाइड आउट यानी कि नीचे वाले रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उसने उस प्रोस्टिट्यूट को रखा हुआ था। जिसके बाद वो आकर उसके हाथ पर सेम टू सेम वैसे ही निशान बनाता है जैसे कि अलग बॉडीज पर बने हुए थे। फिर उसकी गर्दन काटता है, खून को निकालता है, अपने कुछ खास नुस्खे उसमें मिलाता है और फिर उसकी रूह को अपने अंदर शामिल कर लेता है। ऐसा करने पर वो उस चुड़ैल का जो श्राप उसे मिला था उससे उसे कुछ दिन मोहलत मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि किसी का सर दुख रहा है, अगर वो चाय पी लेता है या फिर सरदर्द की गोली खा लेता है तो उस वक्त के लिए उस इंसान को प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जीवन भर के लिए उस इंसान के सर में कभी दर्द नहीं होगा। तो वैसे ही ये कुछ रूहानी हकीम था जिस चुड़ैल ने इसे श्राप दिया था, बस उसका श्राप कम करने के लिए या असर कम करने के लिए वो दूसरी औरतों की रूहों को चुराया करता था। और बब्बन और जीवा इन लड़कियों के मर जाने के बाद उनकी लाशों को ठिकाने लगाने का काम किया करते थे। तो जैसा कि अब उसके पास में जीवा तो था नहीं और ऊपर से बब्बन ने भी मना कर दिया था कि अब मैं तुम्हारे लिए और लाशें ठिकाने नहीं लगाऊंगा। जिस पर हकीम साहब का कहना था कि मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूँ, बस मुझे मेरा एक आखिरी शिकार करने दो। वहीं पर सीन मधु पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपने कमरे में थी। तभी वहां पर कुछ और उसकी फ्रेंड्स आकर के चटनी बनाने के लिए मिक्सर को प्लग इन कर देती है, लेकिन उस कमरे में रहने वाली बुरी ताकत जो कि गुस्से में आ चुकी थी उसने शॉर्ट सर्किट कर दिया और एक लड़की की उंगली ही उस मिक्सर में कट गई। जिसके बाद हम मधु को साइकोलॉजिस्ट शोहिनी के पास देख पाते हैं। शोहिनी भी मधु की बातों को सुनकर उस पर थोड़ा सा सिंपैथी जाहिर करती है और कहती है कि तुम अब नकुल से मिलना बंद कर दो, तुम्हें अरुण के साथ रिलेशन बढ़ाने चाहिए, पुरानी यादों को खत्म करने के लिए नई यादों को बनाना जरूरी है, इसलिए न्यू मोमेंट्स क्रिएट करो और फिर उनके साथ जीने की कोशिश करो। वहीं पर कियारा ने भी मधु को एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया था जिसे कि ब्लैक पेपर स्प्रे कहा जाता है, मतलब कि आंखों में मारेंगे तो फिर कोई शख्स अंधा भी हो सकता है। जिसके बाद निकल पड़ती है मधु अपनी नई यादों को बनाने के लिए। सबसे पहले वो अपने बाल कट करती है, नए हेयर स्टाइल के साथ में जाकर अरुण से मिलती है और सीधा उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। मगर अरुण जो कि इस बात को जानता था कि मधु का कुछ लोगों ने ऑलरेडी यूज कर रखा है और एक यूज्ड लड़की के साथ वो कैसे अपने आगे की जिंदगी जी सकता है, इसलिए वो मधु को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। ये बातें कहीं ना कहीं मधु को बुरी भी लगती है, मगर अब वो करे तो क्या करे क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। खैर ऑप्शन तो था और वो है नकुल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मीनवाइल हम मिश्रा जी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त उन परिवारों के पास गई थी जिनकी बेटियां या तो मर चुकी है या फिर खरीदी गई थी। तो हालांकि बाप तो अपनी बेटी के बारे में बताने से पुलिस को मना कर देता है, लेकिन माँ बताना शुरू करती है कि मेरी बेटी को बब्बन नाम का एक शख्स 40,000 रुपए में खरीद करके ले गया था और कुछ दिनों बाद में उसकी लाश हमें मिली। उस लाश की फोटोज देखने पर मिश्रा जी को एक और चीज नोटिस होती है और वो थी पायल, क्योंकि बब्बन पायलें ही बेचा करता था। मगर जो लड़का इस बार
इनकी बेटी को लेने के लिए आया था वो बब्बन नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा जीवन यानी कि जीवा मिश्रा था। वहीं सीन अगेन शिफ्ट होता है हॉस्टल में, जहां पर इन चारों परेशान लड़कियों ने हकीम साहब को अन्नू के कमरे में बुला लिया था। हकीम साहब बताते हैं कि मुझे 5 मिनट दो इस कमरे को एनालाइज करने के लिए। जब ये चारों बाहर खड़ी हो जाती है तो हकीम दीवारों को और यहाँ की चीजों को देखने लगता है। तभी अचानक से एक अनजान ताकत उसका गला पकड़ लेती है। कमरे के कांच चटक जाते हैं और जोरदार खड़कने की आवाजें आने लगती है। बाहर खड़ी चारों लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाकर दरवाजा ठोकने लगती है कि तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है और हकीम साहब कहते हैं कि इस वक्त मेरा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद वो वहां से निकलकर पुरानी दिल्ली की गलियों में घुसकर अपनी सीधा कोठी में पहुंच जाता है और दरवाजा बंद करके कोई खतरनाक काम सोचने लगता है। वहीं पर हम मिश्रा जी को देख पाते हैं जिसने की रसोई में से मिले सामान को चेकआउट करना शुरू कर दिया था, जिसमें उसे वही पायल का टुकड़ा मिलता है जो कि उस लड़की के पैर पर भी मौजूद था जिसकी लाश बरामद हुई थी। यानी कि इस लड़की को मारने के पीछे इसके बेटे जीवा का हाथ था। लेकिन आखिर ये कड़ियां जुड़ी कैसे हुई है? मतलब हकीम साहब जीवा को पैसे क्यों देते थे, जीवा लड़कियां क्यों लाया करता था, इन लड़कियों का होता क्या था, इन सारे राजों से पर्दा उठना बाकी था। वहीं पर सीन मधु पर शिफ्ट होता है, जहां इस बार उससे मिलने के लिए यही चारों फ्रेंड्स यानी कि जो 3rd फ्लोर वाली चारों लड़कियां थी ये आ जाती हैं और बड़े ही मीठे तरीके से बातचीत करने लगती हैं और बताती हैं कि हम तुम्हारे लिए चाय भी बना करके लाए हैं। लेकिन इस चाय के अंदर उसने कुछ मिला दिया था और ये वो दवाई थी जो कि लाना को हकीम साहब ने दी थी। तो बेसिकली ये दवाई काम करती थी भूतों को अट्रैक्ट करने का, और जब वो भूत पूरी तरीके से मधु के अंदर बस जाएगा तब फाइनली हकीम आकर उसे निकालेगा। लेकिन उसके पहले हकीम भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए ये चारों ही लड़कियां मधु से बहुत ही मीठे तरीके से बात करने लगती है। जिसके बाद मधु के पास अरुण का कॉल आता है और वो बताता है कि बेला और नकुल की एक एंगेजमेंट पार्टी क्लब में चल रही है, तो क्या तुम आना चाहोगी? तो अब यहाँ पर मधु भी मना नहीं करती और सीधा तैयार होकर क्लब में पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, आपस में नाच रहे थे। अब यहाँ पर अरुण को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि वो एक गरीब घर से आने वाला लड़का था। लेकिन मधु जो कि खुद भी अय्याशियां करना चाहती थी, महंगी दारुएं पीना चाहती थी, तो वो यहाँ पर नकुल के साथ में भी बातचीत करके अरुण के मना करने के बावजूद भी ड्रिंक करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब अरुण को भी चढ़ जाती है तो वो अपना प्यार जाहिर करने के लिए या फिर अपनी थोड़ी सी सेक्सुअल प्लेजर के लिए मधु पर हावी हो जाता है, उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी गुस्से में आई मधु उसे मना कर देती है और बोलती है कि आज के बाद मुझे छूना मत। जहाँ पर अरुण भी बताता है कि देखो उस रात मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसकी वजह से मैं रातों को सो नहीं पाता। तो जिस दिन तुम फेयरवेल के लिए तैयार हो रही थी, साड़ी पहनकर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तुमने मुझे अपनी फोटो भेजी थी, तो मैंने गलती से होशियारी मारने के लिए तुम्हारी फोटो को अपने बॉयज ग्रुप में डाल दिया और बोल दिया कि आज रात तो मैं इसकी लेने वाला हूँ और लोकेशन रहेगी साइंस रूम। मगर कुछ लड़के जो कि मुझसे पहले ही तुम तक पहुंच गए, यानी कि मैंने तो काम किया नहीं, उन लड़कों ने तुम्हारा काम कर दिया और नेक्स्ट डे फरार हो गए। हालांकि मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट भी दर्ज करवाने की कोशिश करी, लेकिन जैसा कि तुम साथ में नहीं थी, तुम्हें तो अपने घर जाना था, बिना मेडिकल करवाए तुम अपने घर चली गई, तो आखिर में रिपोर्ट भी कैसे दर्ज करवाता। ये सारी चीजों को सुन करके तो मधु को उस पर और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो बिना कोई अरुण की बात सुने सीधा वहां से निकल जाती है और सीधा अपने घर जाकर के सोने की कोशिश करती है। मगर जैसा कि घर के अंदर ऑलरेडी एक आत्मा थी, इवेंचुअली वहां जो एक पुराना बॉक्स पड़ा था वो भी गड़गड़ करके वहां हिलने लगता है। मधु उस बॉक्स को खोलने की कोशिश भी करती है, ये जानना चाहती थी कि आखिर उसमें पड़ा क्या है, मगर ताला इतना मजबूत था कि मधु से टूट नहीं पाता और फिर वो थक कर सो जाती है। लेकिन तभी कहानी में आता है भयंकर ट्विस्ट। उस बॉक्स में से निकलता है एक जहरीला बिच्छू जो कि रात को मधु के पैर पर काट जाता है और जैसे ही वो काटता है कि तभी मधु को रात को अपने कमरे में एक बुरी आत्मा दिखाई पड़ती है और जब वो सुबह उठती है तो उसे लगता है कि ये सब कुछ तो सिर्फ एक सपना था। मगर जब वो अपने पैर को चेक करती है तो वहां पर सचमुच एक बिच्छू का काटा हुआ निशान था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। खौफ सीजन 1 एपिसोड 4, जिसकी शुरुआत में हमें पुरानी दिल्ली की वही गलियां दिखाई जाती है जहां पर रूहानी हकीम की कोठी हुआ करती थी। तो ये बात है आज से 7 महीनों पहले की, जहां पर जीवा काम किया करता था हकीम साहब के लिए। तो हकीम साहब जिन लड़कियों के शरीर में से रूह निकाल लेते थे खुद की जान बचाने के लिए, उन डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने का काम बब्बन और जीवा का था। जिस वक्त हकीम जी ने अपना काम पूरा कर लिया था तो बाद में जीवा की बारी थी। तब जीवा उससे पूछने लगता है कि आप जो इन लड़कियों के साथ करते हैं, आपको जो पावर्स मिलती है, मैं भी इसे सीखना चाहता हूँ। जो दवाई आप बनाते हैं, जो पीते हैं, मैं भी ये सब कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन हकीम साहब का कहना था कि ये काम आसान नहीं है, हर कोई इसे कर नहीं पाता। और बातों ही बातों में वो जो सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई थी, एक छोटी सी बोतल जीवा ने अपनी जेब
जेब में छिपा ली थी और आकर हकीम साहब को बोलता है कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं बदमाश कुत्तियां जिन्हें की मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे काम सिखाएंगे। मगर सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद में हम सीधा जीवा को अपने घर जाता देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ मिश्रा जी बैठ करके पैग लगा रही थी और पूछ रही थी कि आजकल तू टाइम पर घर आता नहीं है, क्या काम करता है, इसके बारे में भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोच लिया कर। तो यहाँ पर जीवा अपनी माँ के साथ में गलत बातचीत करता है, मतलब उसे तू तड़ाक करके गालियां भी देता है और ये भी कहता है कि बचपन से तो तूने मेरी कभी कद्र की नहीं और जब पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आई तो मुझे भी जज साहब के सामने झूठा करार दे दिया कि हाँ इसको तो सजा मिलनी चाहिए, तो तेरी जैसी माँ चाहिए ही किसको। जहाँ पर मिश्रा जी बताती है कि तूने उस लड़की की आंख फोड़ दी थी जिससे तेरा झगड़ा हुआ था, उसका बाप तुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा था, अगर सही वक्त पर तुझे जेल में न डलवाती तो शायद आज जिंदा भी नहीं बचता। मगर जीवा जो कि अपनी माँ से बहुत ज्यादा खफा था वो कहता भी है जब जरूरत पड़ने पर काम नहीं आई तो आगे भी चल करके क्या ही काम करोगी, मैं अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, ठीक ठाक पैसा भी मिल रहा है, और रही बात मेरी चिंता करने की तो मेरे बारे में मत सोचा करो। मगर मिश्रा जी जो कि एक माँ थी, बेटा चाहे कितना कमीना ही क्यों ना हो मगर बेटा बेटा ही रहता है, इसलिए वो उसे प्यार करती है और उसकी गोद में ही सो जाती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मधु नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठती है, मगर तभी उसके पैर में अचानक दर्द होता है। ये वही दर्द था जहाँ पर कल रात बिच्चू ने डंक मारा था और आज इस वक्त वो अकेली नहीं थी, वही चारों फ्रेंड्स यानी कि रीमा, लाना, कोमल और निकी भी बैठ जाती है और बताती है कि तुम थोड़ी अजीब सी लग रही हो, बिहेव भी अजीब सा कर रही हो, कहीं कुछ बात तो नहीं, अगर यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो। मगर इस बार मधु का तेवर थोड़ा सा बदला हुआ था, उसके अंदर ताकत आ चुकी थी और वो इन चारों को ही जवाब दे देती है कि मेरा काम मैं खुद कर लूंगी, मेरे मुंह मत लगो। जिसके बाद वो बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर जाती है, जहाँ पर अरुण उससे मिलने के लिए आता है, मगर अरुण को भी वो कह देती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि जो इंसान एक लड़की की जान बचाने के लिए या फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ना कर सके तो वो शादी करने के बाद भी क्या गारंटी की आगे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाएगा। और वो सीधा बस में बैठ करके आगे निकल जाती है और बातचीत करने के लिए पहुंचती है सीधा नकुल खन्ना से। यहाँ पर मधु का बताना था कि उन लड़कों ने जो कि ग्वालियर से थे, मेरे लास्ट फेयरवेल के डे पर जो मेरे साथ किया, मैं उन्हें सजा दिलवाना चाहती हूँ। जहाँ पर नकुल भी कहता है कि हाँ मेरे फादर गवर्नमेंट में है और मैं भी अच्छी पोस्ट पर हूँ, हमारे पास पैसा है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सोहिनी मैडम के साथ में मिलकर के हम एक ऐसा कैंपेन चलाएंगे जहाँ पर अक्यूज्ड वुमेन्स को सहारा मिलेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल में। यहाँ पर इस वक्त निकी की मदर और उसकी बड़ी सिस्टर मिलने के लिए आए थे ग्रेसी टुनटुन से और बताते हैं कि हमारी बेटी पिछले काफी टाइम से यानी कि ऑलमोस्ट 7 महीनों से घर नहीं लौटी है, ना ही फोन करते हैं तो उठाती है, कोई ठीक से जवाब देती है और ना ही उसके कोई अते पते हैं, तो हम बस यहाँ पर आए हैं उसे वापस ले जाने के लिए। तो ग्रेसी भी बताती है कि हाँ वो काफी टाइम से गई नहीं है, यहाँ से बाहर भी नहीं निकली है, चुपचाप रहती है, किसी से बातचीत नहीं करती है, मैं अभी उसे बुला करके लाती हूँ। जिसके बाद वो निकी को कार में बैठा करके ले जाने लगते हैं, मगर हकली निकी जिसे कि स्टैमर प्रॉब्लम थी वो बार बार ये बताने की कोशिश करती है कि जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी मेरे साथ बुरा होगा, मुझे वापस से हॉस्टल में छोड़ दो। मगर उसकी माँ और बड़ी बहन ये बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी और जैसे ही ये लोग गेट क्रॉस करते हैं कि तभी अचानक से निकी को जोरदार आवाजें सुनाई देने लगती है, उसका कान फट जाता है, खून निकलने लगता है और इन लोगों को वापस से हॉस्टल में ही लाकर निकी को बैठाना पड़ता है। मीनवाइल हम वधु को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बस में ट्रैवल कर रही थी और एक और आदमी आकर अपना आगे का मुजस्समा मधु से टच करने लगता है कि तभी गुस्से में आई मधु उसमें पिन घुसेड़ देती है ताकि उस आदमी को सबक सिखाया जा सके। जब वो अपने कॉल सेंटर का काम खत्म करके सोहिनी मैडम के घर पहुंचती है तो उसे उनकी बिल्ली को खाना भी खिलाना था, तो बेसिकली बिल्ली नहीं बिल्ला था और इसका नाम था राक्षस, जो कि इस बार अपने सामने आए राक्षस को देख करके डर चुका था। वो खाना भी नहीं खाता और दूर दूर भागने लगता है। मधु की हालत बद से बदतर हो रही थी, आंखें मानो काली हो रही थी, शरीर ढीला पड़ रहा था और उसका घाव बढ़ता ही जा रहा था। मगर बिल्लू राक्षस मानने को तैयार नहीं था, वो बागड़ बिल्ला बस चिल्लाया जा रहा था और अब तो मधु को भी गुस्सा आ चुका था। उसने एक हाथ से कुर्सी को फेंक दिया और बिल्लू को जान से मारने ही वाली थी कि तभी कियारा आकर उसे रोक देती है। मीनवाइल मिश्रा जी पहुंच जाती है पुरानी दिल्ली की पायल की दुकान में बब्बन के पास में और कहती है कि कब तक सच छुपाएगा, बता ये पायल किसके पैर में डाली थी तूने। खैर तू क्या बताएगा, ये बातें तो उसकी डेड बॉडी ने ऑलरेडी बता दी है, अब तू ये बता कि जीवा कहाँ पर है। जहाँ पर बब्बन कहता है कि जीवा तो मर गया, मगर मिश्रा जी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी, मुझे शक है तुझ पर और उस हकीम पर, तुम्ही ने मेरे बेटे को छिपाया है और इस रात से मैं पर्दा उठा कर रहूंगी। वहीं पर हम मधु को देख पाते हैं जो कि घर से शाम को निकल पड़ती है क्लब में जाने के लिए, मस्त परफ्यूम लगाती है और एकदम बोल्ड होकर के निकलती है। इस वक्त घर से बाहर निकलने पर वो जो हर बार नीचे सबवे का रास्ता नहीं लेती थी क्योंकि हमेशा वहाँ अंधेरा रहता था, कोई भी आदमी किसी भी लड़की का मिसयूज कर सकता
था, मगर इस बार वो वहीं का ही रास्ता चुनती है और जैसा होना था वैसा ही होता है। एक शख्स आकर उसके साथ बदतमीजी यानी कि जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर गुस्से में आई मधु अपने हाथ में ईंट उठाकर उसके मुंह पर एक जड़ती है कि उसका खून निकल जाता है। इन सारी चीजों को पीछे से आकर के हकीम खुद भी देख रहा था और उसे इस बात की मालूमात चल गई थी कि इस शरीर के अंदर एक रूहानी ताकत घुस चुकी है। जिसके बाद में मधु सीधा एक क्लब में पहुंच जाती है। इस क्लब में नकुल और बेला मिलकर के पार्टी कर रहे थे, मगर मधु को इससे कुछ भी एतराज नहीं था। हालांकि वहां बैठी बेला और बेला की फ्रेंड को बड़ा बुरा लग रहा था कि गरीब लड़की यहाँ पर आकर फोकट में नकुल के पैसों की शराब पी रही है, इसे तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। मगर नकुल जो कि कहीं ना कहीं मधु से प्यार करता था और उसके साथ में रहना चाहता था, इसलिए साइड में आकर उससे बातचीत करने लगता है। और अब तो बोल्ड मधु को भी कहीं ना कहीं नकुल अच्छा लगने लगता है, इसलिए उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। मगर पीछे से आती बेला कहीं ना कहीं इन चीजों को नोटिस कर लेती है। अब बेला से अपनी सच्चाई छिपाने के लिए फटाफट से मधु उस क्लब से निकल जाती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है हकीम साहब के पास में, जहाँ पर इस वक्त उससे मिलने के लिए बिल्डर आया था और कहता है कि यार 3 महीने हो चुके हैं, तूने जो दवाई दी थी वो तो खाली एक ही बार काम करी, वो तो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म ही नहीं करती। एक तो तू ऑलरेडी इतनी महंगी बेचता है और ऊपर से ये दवाइयां काम भी नहीं करती। जहाँ पर हकीम साहब कहते हैं कि ये अब आपकी शारीरिक जरूरत नहीं, आपकी रूहानी जरूरत बन चुकी है, आपको अब ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। जहाँ पर गुस्से में आया बिल्डर कहता है कि तूने मेरे भाई के लिए भी काम किया है, उसे तूने रातों रात MLA बनवा दिया, इतना सारा पैसा कमवा के दिया, जब बात मेरी आई तो मेरे साथ इन चीजों को छोड़ देने की बात करता है। चाहूँ ना तो 2 मिनट के अंदर पुलिस में तुझे पकड़वा दूंगा और मुझे ये भी पता है कि तू लाशें कहाँ फेंकवाता है। जल्दी से मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दे, वरना तेरे को मैं बढ़िया वाला गोल्यूशन दे दूंगा। तो यहाँ पर हकीम साहब उसे अपने नीचे के हाइड आउट में ले आते हैं और बताते हैं कि मैं यही देता हूँ सबको दवाई, जरा सीधे खड़े हो जाइए। और वो लेके आता है सीधा अपना खंजर और उसका गला काट देता है और बोलता है कि दवाई चाहिए थी ना तुझे, ले और ले दवाई। जब मैंने बोला कि तेरी शारीरिक नहीं रूहानी जरूरत बन चुकी है तो समझ जाना चाहिए था तुझे कि अब तेरा शरीर आत्माओं के कब्जे में है, तेरी आत्मा तो मैं अब निकालूंगा। वहीं पर सीन मधु पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त रात को सो नहीं पाती। उसे अपनी दवाई लेने की जरूरत पड़ती है, मगर दवाई लेने के लिए पानी भी पीना था, पानी खत्म हो चुका था। पानी लेने के लिए वो बाहर जाती है, लेकिन तभी उसे वही आत्माएं नजर आती है। डर के मारे मधु अपने कमरे में छिप जाती है। उसे थोड़ा सहारा देने के लिए चारों फ्रेंड्स पहुंच जाती है और बताती है कि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही हो, भूख भी लग रही होगी तुम्हें, देखो मैं सूप गर्म करके लेकर आई हूँ। और तभी वो सूप के अंदर कुछ मिला देती है। ये सारी चीजें निकी दूर से देख रही थी। हालांकि वो इन 3 लोगों की यानी कि कोमल, रीमा और लाना की टीम में थी नहीं, मगर फिर भी उसे हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अब रात को स्टैमर निकी को सूसू जाना था, वो अकेले जा नहीं पाती थी, इसलिए हमेशा कोमल उसके साथ जाया करती थी। और जब सब लोग रात को सो जाते हैं तो अगेन गेट खटखटाने की आवाज आती है। हर कोई अपने कमरे से बाहर आ चुका था। मधु कहती है कि आखिर तुम लोग मेरा गेट खटखटा क्यों रहे हो? जहाँ पर सभी बताते हैं कि खटखटाहट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी, तुम ही खटखटा रही थी, वो भी अगेन। और देखते ही देखते कमरे से वो बुरी आत्मा बाहर आ चुकी थी, जो कि मधु को अपने साथ घसीट कर ले जाती है, क्योंकि जो दवाई रूहानी बाबा ने दी थी वो उस भूत को बुलाने का काम करती थी और रूहानी बाबा उनके घर से जाता हुआ नजर आता है। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। खौफ सीजन 1 एपिसोड 5, जिसकी शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। इस मोमेंट पर लाना तैयार होकर एयर होस्टेस का काम करने के लिए निकलने वाली थी कि तभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनु के पास आती है, उसे थोड़ी गोलियां देती है और पूछती है कि अब तुम्हारी हालत कैसी है। तो बेसिकली ये दिन न्यू ईयर के 1-2 दिन के बाद का था, जहां पर इन लोगों से एक अनजान हादसा हो चुका था और अनु उससे बहुत ज्यादा परेशान थी। एक तो ऑलरेडी उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था, उसका दिल भी टूट चुका था और अब तो उसे अजीब अनोखी आवाजें भी सताने लगी थी। मगर लाना कहकर जाती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा, मगर कांच में हम देख पाते हैं कि किसी अदृश्य ताकत ने अनु को बुरी तरीके से पजेस्ट कर लिया था और उसकी जान भी जाने वाली थी। और यहीं पर सीन कट हो जाता है, जहां पर हम ग्रेसी और बाकी की 4 लड़कियों को देख पाते हैं जो कि 3rd फ्लोर का दरवाजा ठोक रही थी ताकि मधु को देख पाए। और इस वक्त मधु की बॉडी के अंदर भी वही शैतान आत्मा घुस चुकी थी जो कि अनु को भी परेशान किया करती थी। जिसके बाद में सीन नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होता है। यहाँ पर वो कैंटीन में बैठ करके बाकी सभी लड़कियों से पूछने लगती है कि आखिर अनु थी कौन, उसके साथ हुआ क्या और मेरे साथ ही ये सारे हादसे क्यों हो रहे हैं। जहाँ पर वो दोस्त बताती है कि देखो न्यू ईयर की रात को यहाँ हॉस्टल के अंदर सिर्फ ये 4-5 लड़कियां ही मौजूद थी और उस दिन कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये सभी बौखला चुके थे और उस दिन के बाद से ही ये सारी घटनाएं घटना शुरू हुई। वहीं इस वक्त मैडम ग्रेसी के पास में सोहिनी मैडम पहुंच चुकी थी जो कि पूछना चाहती थी कि आखिर मधु के साथ ही हो क्या रहा है। पहले वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी, मगर आजकल उसके चेहरे पर किसी तरीके की हैरानी है, ऐसा लग रहा हो मानो उसकी बॉडी किसी और के कंट्रोल में हो। जहाँ पर वार्डन ग्रेसी बताती है कि हो सकता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट यानी कि वो जो 4 लड़कियां
लड़कियां हैं उनकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा होगा, मगर आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन सभी को सुधार दूंगी। जिसके बाद मधु मैडम सोहिनी के साथ में ही काम पर निकल जाती है। वहीं पर हम दरवाजे पर हकीम साहब को देख पाते हैं जो कि इस वक्त लाना से मिलने के लिए आए थे। लाना कहती है कि क्या दवाई सचमुच काम कर रही है, जहां पर हकीम साहब का कहना था कि इसने ऑलरेडी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 33% काम हो चुका है, ये वाली दवाई पिला देने के बाद में 66% काम हो जाएगा और फिर बस एक आखिरी डोज बचेगा, जिसके बाद में मैं उस बुरी आत्मा को कैद कर पाऊंगा और फिर तुम लोग भी यहाँ से निकल पाओगे। जिस पर लाना मान जाती है। वहीं सीन क्लिनिक में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये सभी बैठ करके डिनर कर रहे थे, जहाँ पर सोहिनी मैडम पूछती है कि मधु आजकल तुम थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही हो, बात करने में भी तुम्हारा कोई रुझान नहीं है, चुपचाप बैठी रहती हो, क्या कोई चीज तुम्हें खाए जा रही है। जहाँ पर मधु बताती है कि नहीं, आजकल तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एक नई ताकत आ चुकी है। पहले मेरे साथ जो भी होता था मैं बस सहते रहती थी, मगर अब ऐसा लगता है जैसे मानो मेरे अंदर उनसे लड़ने की ताकत आ चुकी है। उसके इस बदले नेचर को देखकर मैडम सोहिनी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और रात को गूगल पर थोड़ी सी सर्च करने लगती है कि आखिर ऐसे बदलाव किसी लड़की के शरीर में या दिमाग में कब आने लगते हैं, जहां पर सोहिनी को बहुत ही अलग शॉकिंग रिजल्ट्स दिखाई पड़ते हैं और तभी वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है। मीनवाइल हम रात को सोई मधु को देख पाते हैं जो कि इस वक्त क्लिनिक में ही सो रही थी। तभी अचानक से वही बुरी आत्मा उस पर हावी हो जाती है। रात के अंधेरे में कियारा पानी पीने के लिए उठती है, मगर देख पाती है कि मधु अंधेरे में ही एक अकड़न के साथ में खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बुरा काम करने वाली थी। वो उससे पूछती भी है कि मधु दीदी क्या आप ठीक हैं, मगर मधु उसे गुस्से से एक अलग अजीब आवाज में बोलती है कि यहाँ से निकल जा, जिससे डर के मारे कियारा भाग जाती है। और जब सुबह होती है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, जैसे मानो मधु नॉर्मल काम पर जा रही है, ठीक तरीके से बातचीत कर रही है। कियारा ये देखकर हैरान थी कि आखिर रात को उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। वहीं पर हम हॉस्टल की बाकी लड़कियों को देख पाते हैं, यानी कि लाना, कोमल, निकी और रीमा। तो अब लाना का प्लान ये था कि कैसे भी करके मधु के यहाँ आने पर उसे ये वाला डोज पिला दे, लेकिन निकी मना कर देती है और कहती है कि तुम लोग अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान कैसे कर सकते हो, वो तो बस एक बेचारी बच्ची है और जो कांड किया था वो तो हमने किया था, आखिर हम हमारी सजा उसे क्यों भुगतने दें। जहाँ पर रीमा भी चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुझे बाहर नहीं निकलना, क्या मेरे पेट में ऑलरेडी 8 महीने का बच्चा है, अगले महीने मेरी डिलीवरी होने वाली है, क्या इस बच्चे को जीने का हक नहीं, कुछ तो सोच। और यहीं से हमें रीमा की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। तो बेसिकली एक दिन उसका पति अपने बच्ची के साथ में रीमा से मिलने के लिए आया था और उसे ले जाने के लिए बोलता है, मगर रीमा कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, कुछ अर्जेंट काम है, मेरी सैलरी अभी आना बाकी है। और जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसके पेट के अंदर उस खौफनाक बच्चे की करवटों को हम देख पाते हैं, जो कि बड़ा भयानक सा लग रहा था। इसी बीच सोहिनी मैडम पहुंच चुकी थी हॉस्टल में और वो आकर के मधु का कमरा भी देखती है, जहाँ पर हर चीज अस्त व्यस्त थी, कांच टूटा पड़ा था। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मधु ने घर में एंटर किया था तो कांच टूटा हुआ था, मगर जब भी मधु कांच में देखती थी तो उसे कांच प्रॉपर दिखाई पड़ता था। लेकिन जब आज सोहिनी मैडम ने उसका कमरा चेक किया तो ये कांच अगेन टूटा हुआ था, यानी कि ये कांच हमेशा से ही टूटा था, कभी बना ही नहीं था और मधु को हमेशा इसमें काला साया नजर आता था। तो बेसिकली आज सोहिनी मैडम जो कि इन चारों लड़कियों को हिम्मत करके यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कहती है, जहाँ पर ये चारों ही मना करती है और बोलती है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो वो बुरी आत्मा हमें जाने नहीं देगी, हमें जान से मार डालेगी। मगर हिम्मत करके कोमल आगे बढ़ती है और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाती है कि तभी उसके फेस पर किसी ने जोरदार नाखून मार दिया था, ढेर सारा खून बहने लगा था, जिससे डर कर वापस से कोमल हॉस्टल के अंदर चली जाती है। यहाँ पर सीन मधु पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त तैयार होकर अपना काम खत्म करके सीधा अरुण के पास मिलने चली गई थी। उसका बदला रुझान देख करके अरुण भी थोड़ा सा शॉक था और अचानक से ही मधु का मूड बदल जाता है। ये दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं, मानो जैसे कि कोई दूसरी ताकत मधु से ये सारा काम करवा रही थी। वहीं पर हम कैंटीन के अंदर ग्रेसी मैडम और सोहिनी मैडम को देख पाते हैं, जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे, जहां पर सोहिनी का पूछना था कि आखिर क्रिसमस की रात को हुआ क्या था, जिस पर ग्रेसी मैडम बताती है कि ये बात न्यू ईयर की रात की है। उस दिन ऑलमोस्ट 99% हॉस्टल खाली था, किसी के घर वाले लड़कियों को ले गए थे और कुछ तो खुद ही पार्टीज करने के लिए चली गई थी। उस रात को ये 5 लड़कियां यहाँ पर मौजूद थी, दारू पीकर थोड़ा सा दंगा तो कर रही थी और यहाँ तक कि छत पर भी शायद कुछ जल रहा था। जब तक मैं वहां पर इन्हें डांटने के लिए आई तब तक इन्होंने मुझे भगा दिया और बोल दिया कि आप ज्यादा नशे में हैं, चुपचाप जाकर के सो जाइए। उस रात कुछ तो ऐसा हुआ था जो कि इन लड़कियों ने मुझे बताया नहीं और तब से ही मैं देख रही हूँ कि ये सब गुमसुम होकर
के रहती हैं, यहाँ से बाहर तक नहीं निकलती। जिस पर सोहिनी बताती है कि मैं वैसे तो अपनी रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको भी इनके बारे में कुछ पता चले तो जरूर बताइएगा। वहीं पर हम मधु को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बिंदास थी, खुले मूड से अरुण के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। उसे ये ताकत वाली लाइफ पसंद आने लगी थी। वहीं पर हम हकीम साहब की कोठी को देख पाते हैं जहाँ इस वक्त गुस्से में तमतमाई मिश्रा जी पहुंच चुकी थी और वो उसमें 2 चपेड़ लगाती है और पूछती है कि बता आखिर तू यहाँ पर करता क्या है, तुझे तो मैं पुलिस में ले जाऊंगी। जिस पर बेखौफ हकीम का कहना था कि मेरे पास वैसे भी ज्यादा वक्त है नहीं, तुम चाहे मुझे यहाँ रखो या चाहे पुलिस स्टेशन, मरने तो मैं वैसे भी वाला हूँ। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मेरा आखिरी काम पूरा नहीं हो जाता। मिश्रा जी उससे पूछती रह जाती है कि आखिर वो आखिरी काम है क्या, मगर हकीम उसे कुछ नहीं बताता। वहीं पर सीन क्लिनिक में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बदली हुई मधु को देख पाते हैं और अब तो उसके पैर के बिच्छू का डंक भी कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा था। तभी वो अपना काम खत्म करके हॉस्टल में जाने वाली थी। रास्ते में जब वो बस स्टैंड पर रुकती है तभी नकुल की कार वहां आकर के रुकती है। नकुल कहता भी है कि तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलती, तो मधु भी उसकी बात मान करके कार में बैठ जाती है। लेकिन चालाक नकुल के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। अब यहाँ पर सारे के सारे राज रिवील होना शुरू होते हैं। तो बेसिकली ग्वालियर के अंदर जिस स्कूल में मधु पढ़ा करती थी वहीं नकुल भी उसका सीनियर हुआ करता था और उसकी नजर काफी टाइम से मधु पर थी। वो उसे लव लेटर लिखा करता था, उसे चॉकलेट्स भेजा करता था, फ्लावर्स दिया करता था, गिफ्ट में आईफोन भी दिया था। मगर मधु को उसका प्यार कभी पसंद ही नहीं था क्योंकि ये दोनों कभी आमने सामने मिले ही नहीं थे। और जब मधु का बॉयफ्रेंड अरुण बन गया और अरुण ने ये बात फैला दी कि आज तो मधु बहुत सुंदर लग रही है और मैं उसका काम लगाने वाला हूँ, तो ये बात सुनकर नकुल को गुस्सा आ गया और उसने अपना बदला लेने के लिए 2 और लड़कों के साथ मिलकर के मधु के साथ कांड कर दिया। अब यहाँ से मधु बाहर निकलना चाहती थी मगर नकुल ने ऑलरेडी गाड़ी को एक जंगल की तरफ घुमा दिया था और वहां पर अपने उन्हीं दोस्तों को भी बुला लिया था जो कि उस रात रेप में शामिल थे। अब ये तीनों मधु को मार करके खत्म करके कहीं छिपा देना चाहते थे मगर तभी अचानक से बारिश आने लग जाती है। वहां से मधु गायब हो चुकी थी। उन दोनों की हालत टाइट हो चुकी थी। अंधेरा काफी ज्यादा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से अब तो मधु को एक अनजानी ताकत मिल चुकी थी। उसने एक एक करके सबसे पहले तो उन तीनों से ही बदला लेना शुरू किया। एक जने के तो गर्दन पर काट कर उसका मांस फाड़ दिया, दूसरे को बुलडोजर के तीखे लोहे के सरिये में फंसा दिया। मगर तब तक अंधेरे में नकुल अपनी जान बचा करके जंगल से भाग चुका था। वहीं पर सीन मिश्रा जी पर शिफ्ट होता है जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचती है अपने बेटे जीवा की फाइनली रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। मगर पुलिस स्टेशन वाले मिश्रा जी को ही शांत करते हैं और बताते हैं कि आपके लिए एक बहुत ही दुख भरी खबर है। हमें आज से 6 महीने पहले एक पानी में सड़ी हुई डेड बॉडी मिली थी। चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था और मालूम नहीं चल पा रहा था कि ये है कौन, इसलिए वहीं के लोकल लोगों ने उसे जला दिया। और जब हमने थोड़ी बहुत तहकीकात करी तो मालूम चला कि ये आपका ही बेटा था, जिसे देख करके पूरी तरीके से मिश्रा जी हिल चुकी थी। वहीं एपिसोड की एंडिंग में रात के अंधेरे में हम मधु को देख पाते हैं जो कि उसी हैवानी ताकत के साथ हॉस्टल में आ चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। खौफ सीजन 1 एपिसोड 6, जिसकी शुरुआत में हम परेशान हुई चारों लड़कियों को देख पाते हैं, यानी कि रीमा दीदी, लाना, कोमल और निकी, जो कि बस ये सोच रहे थे कि आखिर ये अगला डोज हम मधु को पिलाएंगे कैसे। मगर इसी रात को शैतान मधु यहाँ पर पहुंच चुकी थी जो कि खुद का दरवाजा जोर जोर से पीट रही थी। यही चारों लड़कियां बाहर खड़ी होकर मधु को देखने लगती है और तभी मधु अचानक से अपने रूम में चली जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मिश्रा जी पर जो कि इस वक्त ग्रेसी के साथ बैठ करके पैग लगा रही थी। ग्रेसी का बताना था कि यार तू इतनी टेंशन ले क्यों रही है, और वैसे भी तू उस बेटे के बारे में सोच रही है जिसने तेरे बारे में कभी ख्याल तक नहीं किया। अरे वो तो उल्टा तुझे दारू पी करके मारता था, तो फिर तू अपने ही बेटे के पीछे इतनी पागल क्यों हो रही है। जहाँ पर गुस्से में आई मिश्रा फाइनली ग्रेसी को सुना डालती है। वो कहती है कि खुद ने तो कभी शादी करी नहीं, बच्चे पैदा करे नहीं, और मेरी खुशहाल लाइफ को उजाड़ने में तेरा ही हाथ है। तेरे ही कहने पर मैंने अपने पति को पीटा जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। फिर तेरे ही कहने पर मैंने अपने बेटे का पुलिस में नाम डलवा दिया जिसकी वजह से वो आज तक मुझसे बात नहीं करता। और आज जब वो घर छोड़ करके जा चुका है तो तू मुझे उसके बारे में सोचने भी देना नहीं चाहती। तेरी जैसी बेकार फ्रेंड तो किसी को भी ना मिले, और अब आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वही सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर बेसुध हालत में उठ करके मधु खड़ी होती है और ये सोचने लगती है कि आखिर मैं तो क्लिनिक में थी, यहाँ हॉस्टल में कैसे आ गई। तभी अरुण वहां पर आ जाता है। छिपके से मधु बाहर आकर उसे ये सब कुछ बताती है कि मैं एक रात पहले क्लिनिक में थी। अचानक से जब मैं हॉस्टल के लिए निकली तो रास्ते में मुझे नकुल मिला। फिर मेरे साथ उसने जानलेवा हमला करके मुझे जान से मारने की कोशिश करी, मगर अचानक से मेरे साथ कुछ हुआ। कोई बुरी ताकत या कोई अच्छी ताकत थी जिसने मेरी हेल्प करी, और वहां पर मैंने नकुल और उसके बाकी के दोनों साथियों को मजा चखा दिया। हालांकि 2 की तो मैंने ऑन द स्पॉट डेथ कर दी
और सिर्फ एक बचा है नकुल। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं वो बाकी लोग लाकर मुझे जान से ना मार दे। जहाँ पर अरुण कहता है कि ये तुम सारी क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जिस पर मधु कहती है कि मेरी बात का विश्वास करो, ये सब कुछ सच में हुआ है। और तभी सभी टीवी और मोबाइल्स पर भी खबर आ जाती है कि हाँ सचमुच कल रात 2 लोगों का मर्डर हुआ है। इस बात को जान करके तो अरुण बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और वो मधु को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि सब कुछ ठीक होगा। मीनवाइल ये चारों लड़कियां मधु के पास आती है और बोलती है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर किसी भूत का साया है। मैं उस हकीम बाबा को जानती हूँ जो कि तुम्हारे कमरे में आकर के चेकआउट करके गया था कि क्या यहाँ पर सचमुच है, और उसने हमें बताया था कि जब भी यहाँ रहने वाली लड़की को मेरी जरूरत पड़े तो उसे मेरे पास में भेज देना। तो अब ये चारों मिलकर के मधु को हकीम का एड्रेस दे डालती है। वहीं पर पुलिस स्टेशन के अंदर मिश्रा जी उस रूहानी हकीम के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवा देती है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि ठीक है हम इसके बारे में सोचेंगे, मगर उसके पहले मंत्री जी के छोटे भाई मिल नहीं रहे हैं, हमें उनकी खबर निकालनी जरूरी है। इस फोटो को देख करके मिश्रा जी पहचान जाती है कि ये तो वही बिल्डर का भाई है जो कि आए दिन रूहानी हकीम से दवाइयां लिया करता था। तभी मिश्रा जी बताती है कि इसे तो मैंने रूहानी हकीम के पास देखा है, ये उसके पास दवाइयां लिया करता था, तो क्यों ना हम डायरेक्टली उसी के पास जाकर के बातचीत करें। तो पूरा पुलिस स्टेशन अब हकीम के पीछे लग जाता है। वहीं करंट सिचुएशन के अंदर हॉस्टल में सोहिनी मैडम आई हुई थी और वो इस वक्त निकी के पेरेंट्स के साथ में भी थी। निकी की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, एक तो उसके हकलाने की प्रॉब्लम और दूसरी वो रात को अकेला सूसू करने भी नहीं जा सकती थी। वो बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, यहाँ से निकलना चाहती थी। तो उसकी माँ और बड़ी बहन उसे एक मेडिकल वेन में बैठा करके लेकर जाने लगते हैं। तभी हकलाते हुए निकी बताती भी है कि अगर मैं तुम्हें जोरदार चिल्लाऊं, ये मेरे कहीं से खून निकलने लगे तो समझ जाना कि वापस मुझे यहीं पर लेकर आना है। लेकिन उसकी माँ ये डिसाइड कर चुकी थी कि वो अगेन लौट करके इस हॉस्टल में नहीं आएंगे और वो सीधा निकी को अपने साथ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। वहीं पुलिस को जंगल में पड़ी 2 लाशें बरामद होती है जो कि नकुल के फ्रेंड्स की थी, एक जिसका गला फाड़ दिया गया था, वहीं दूसरी जिसे की बुलडोजर पर लटका दिया गया था। मीनवाइल हम मधु को देख पाते हैं जो कि रूहानी हकीम के एड्रेस तक पहुंच चुकी थी। बब्बन उसे बाहर दिखाई पड़ता है और बब्बन तो जानता था कि हकीम को अपने एक लास्ट शिकार की तलाश है, तो इसलिए वो दरवाजा खोल करके मधु को अंदर भेज देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही मधु हकीम साहब के सामने आती है तो हकीम साहब खुश हो जाते हैं क्योंकि ये तो इनका लास्ट शिकार था। जिसके बाद वो उसे बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारे हॉस्टल के अंदर कुछ तो बुरा है जिसे मैंने वहां पर आकर के फील किया। वो एक ऐसी आत्मा है जो कि अपना बदला लेना चाहती है और मैं तुम्हें उन सारी आत्माओं से मुक्त करवाऊंगा। अब यहाँ पर मधु को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर भाग कैसे पाती, दरवाजे तो ऑलरेडी बब्बन ने बंद कर दिए थे। जिसके बाद तो हकीम साहब अपना काम करना शुरू करते हैं। वो उसे बेहोश कर देते हैं और अपने वही नीचे सीक्रेट हाइडआउट में लाकर उसके हाथ काटकर उसकी गर्दन काटकर उसकी जान लेने वाले थे ताकि उसकी रूह को आजाद कर सके और खुद की मौत को एक आखिरी बार धोखा दे सके। मगर ये प्रोसेस होता इसी बीच यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। वो हर जगह हर कमरे में शिनाख्त करने लगती है हकीम साहब को पकड़कर ले जाने के लिए, मगर पूरी की पूरी कोठी खाली पड़ी थी। इसी बीच यहाँ मिश्रा जी को थोड़ा डाउट होता है और तभी वो दवाई रखने वाली शेल्फ को जब गौर फरमा करके देखती है तो ऐसा लगता है कि ये तो मानो किसी दरवाजे के शेप में खुल रही है क्योंकि यहाँ की धूल हटी हुई थी। और जैसे वो नीचे जाती है तो हाथ में चाकू पकड़े हकीम साहब को मधु के साथ देख पाती है। वो जोरदार पुलिस को यहाँ बुलाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी हकीम उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे कि मिश्रा जी का दिमाग घूम जाता है। हकीम का बताना था कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है और वो कहाँ है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को तुम तक पहुँचाने में हेल्प करूंगा। जिस वजह से मिश्रा जी उसके हाथों में हथकड़ी नहीं लगाती और हकीम पीछे के तहखाने से निकल जाता है। वहीं सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ इस वक्त निकी को लाया जाता है। उसकी बिगड़ी हालत को देखकर उस पर काफी सारे ट्रीटमेंट होने वाले थे, मगर जैसे ही उसे MRI मशीन में डाला जाता है तो बुरी ताकत निकी पर हावी होकर उसका पूरी तरीके से कान फाड़ देती है, उसके दिमाग को एक्सप्लोड कर देती है, जिसकी वजह से निकी की हॉस्पिटल में ही जान चली जाती है। इसी बीच सीन हॉस्टल में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये तीनों लड़कियां अपनी खास दोस्त निकी के खो जाने पर बहुत ज्यादा परेशान होती है और ये बात समझ चुकी थी कि अब अगली बारी इन्हीं तीनों की है। वहीं इस वक्त अरुण भी मधु को हॉस्पिटल लेकर आया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी। मधु बताती है कि इन सभी के पीछे नकुल ही है और इस वक्त वो आजाद खुला घूम रहा है। हमारी जान को खतरा है, हमें कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा या फिर पुलिस को जाकर के बताना होगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बेला पहुंच जाती है मधु की खबर लेने के लिए कि वो ठीक तो है या नहीं, और वो आई थी नकुल के साथ में। नकुल यहाँ पर इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था जैसे मानो सब कुछ चीजें नॉर्मल हो, मगर अरुण ने ये सारी चीजें भाप ली थी और वो आकर के सेपरेटली नकुल को पकड़ लेता है और कहता है कि साले उस रात को तू ही था जिसने मुझे
पीटा और मधु के साथ बुरा कांड किया, तुझे तो मैं पुलिस की सलाखों के पीछे डलवाऊंगा। जहाँ पर नकुल बताता है कि अगर मैं जेल में जाऊंगा तो तुम दोनों भी जेल में जाओगे, क्योंकि एक रात पहले मधु ने मेरे दोस्तों को मेरी ही आंखों के सामने जान से मार दिया और उसका साथ तूने दिया था। ये बात भी मैं पुलिस को बता दूंगा। तो अगर रेप के इल्जाम में मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन तो तुम भी मौत के इल्जाम में पुलिस स्टेशन ही जाओगे। तो चुपचाप अब मेरी बात मानो और इस मैटर को यहीं पर खत्म करो। जिसके बाद बेला और नकुल अपनी ही कार में अरुण और मधु को लेकर के जाने लगते हैं, मगर मधु को तो नकुल पर गुस्सा आ रहा था और वो बेला को नकुल से शादी करने से पहले ये सारी बात बता देना चाहती थी कि किस तरीके से नकुल और उसके दोस्तों ने मेरे साथ रेप करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस वक्त कार में पूरी तरीके से टेंशन का माहौल था, क्योंकि डिप्लोमेट बातें चल रही थी, यानी कि राज खुलवाना भी चाहती थी और नकुल की असलियत सामने भी लाना चाहती थी। लेकिन नकुल, जो कि हर वक्त खांस खांस कर इधर उधर बहाने मारकर इन सारी चीजों को नेगलेक्ट कर रहा था, मगर जाते वक्त वो बेला को ये बोलकर चली जाती है कि बेला, क्या तुम्हें पता है नकुल ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से नहीं ग्वालियर से करी है। और ये बात सुनकर के तो नकुल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी असलियत थोड़े दिनों में बेला तक पहुंचने वाली थी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है सोहिनी मैडम पर, जो कि इस वक्त ग्रेसी से बात कर रही थी और पूछती है कि हॉस्टल में बाकी तीनों लड़कियों की हालत कैसी है। जहां पर ग्रेसी का बताना था कि वो तीनों ही बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी एक दोस्त की हालत हुई है कहीं उनकी भी ना हो जाए। वहीं पर मिश्रा जी अपने बेटे जीवा का जब फोन ट्रैक करवाती है तो मालूम चलता है कि लास्ट टाइम ये फोन एक्टिवेट था एक हॉस्टल की लोकेशन पर, जहां पर मिश्रा जी चौंक जाती है, क्योंकि ये तो वही हॉस्टल है जहां वो हर रोज रात को ग्रेसी के साथ बैठकर दो पैग लगाया करती थी। तो आखिर उसका बेटा गया कहां। और एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि बाकी बची तीनों लड़कियां इंक्लूडिंग ग्रेसी बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि आखिर अब होगा तो क्या होगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। खौफ सीजन 1 एपिसोड 7, जिसकी शुरुआत में हमें वही गवर्नमेंट हॉस्टल दिखाया जाता है जहां पर इस वक्त जीवा नाम का लड़का यहाँ की टूट फूट की मरम्मत और थोड़ी सी पेंटिंग का काम करने के लिए ग्रेसी टुनटुन की परमिशन से आया हुआ था। वहीं पर हम इन पांचों फ्रेंड्स को भी देख पाते हैं, यानी कि अनु, रीमा दीदी, कोमल, लाना और निकी। आज अनु बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि एक तो आज 31 दिसंबर थी और ऊपर से आज के दिन ये लोग अनु की फेयरवेल पार्टी भी देना चाहते थे, क्योंकि अब अनु हॉस्टल को छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड के ही कॉलोनी में एक घर किराए पर लेकर रहने वाली थी। तो सभी बहुत ज्यादा खुश थी और इस दिन को खास बनाने के लिए उन्होंने अनु के कमरे पर थोड़ी सी ड्राइंग्स भी बना दी थी, और ये वही ड्राइंग थी जो कि एंटायर सीजन में हमें कई बार देखने को मिली थी। तो इस बीच यहाँ पर काम करने वाला जीवा, जो कि अनु को बार बार देख रहा था, गलती से उसके हाथ पर कील लग जाती है तो उसका खून निकलने लगता है। तो अनु उसके हाथ पर मरहम पट्टी करने लगती है, तो जीवा बार बार उसे घूरने लगता है। जहाँ पर लाना कहती है कि चल तेरा काम हो गया, निकल यहाँ से, वो उसे धक्का दे देती है, मगर धक्का देने पर उसकी जेब से लेजर लाइट गिर पड़ती है। तब जाकर के इन पांचों लड़कियों को समझ में आता है कि हॉस्टल के बाहर पतली गली में जो शख्स इन पर बार बार नजर बनाए रखता था वो और कोई नहीं बल्कि जीवा था। जिसके बाद तो वो जीवा से लड़ लेती है और जीवा भी इन्हें गालियां दे करके निकल जाता है। वहीं पर सीन दिन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी कैंटीन में बैठ करके लंच करने वाली थी। यहाँ पर रीमा दीदी अपने घर पर जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि आज उनके पति उन्हें लेने के लिए आने वाले थे। तो सभी फ्रेंड्स कहती है कि आज तो हमने अनु के फ्लैट पर एक शानदार पार्टी का अरेंजमेंट किया है, वैसे भी 31 दिसंबर है, कल न्यू ईयर होने वाला है, तो आज आप हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाते। जहाँ पर रीमा दीदी कहती है कि यार ऑलरेडी मेरी बच्ची से मिले हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है और ऊपर से 1.5 महीना प्रेग्नेंट भी हूँ, और हो सकता है कि शायद अब घर वाले भी मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं, तो घर पर जाना तो पड़ेगा। ये कहकर वो मार्केट में निकल जाती है। जिसके बाद वो बस में ट्रैवल करती है, जहाँ पर वही वैशी दरिंदे टाइप के लोग उसे मिलते हैं। फिर वो अपनी बेटी को मार्केट ले जाकर उसके लिए थोड़ी छोटी मोटी चीजें खरीदवाती है, जैसे कि हेयर बैंड, आइसक्रीम, और अपनी शॉपिंग खत्म कर लेने के बाद में वो अपने पति रमेश से जाकर के मिलती है। रमेश कहता है कि चलो जल्दी बैठो, हमें घर निकलना है, क्योंकि घर पर ऑलरेडी गायनिक तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब यहाँ पर गायनिक को इसलिए बुलाया गया था ताकि रीमा की सोनोग्राफी करवा करके ये मालूम किया जा सके कि उसको अगला बच्चा लड़का होगा या लड़की। अगर लड़की होगी तो गिरवा दी जाएगी, और अगर लड़का होगा तो फिर रीमा का घर में शानदार जोरों शोरों से स्वागत है। लेकिन रीमा को ये बात पसंद नहीं आती और वो रमेश को कह देती है कि मैं बाद में आ जाऊंगी, अभी मुझे कल ऑफिस में काम है, वरना मेरी सैलरी रुक जाएगी। और हताश हुई रीमा वहां से निकल जाती है, सिर्फ ये सोच के कि आज भी इंसानों में कितनी गंदी मेंटालिटी है कि अगर लड़की होगी तो मार देना चाहिए और लड़का होगा तो उसे जिंदा रखना चाहिए। और वो परेशान होकर सीधा पुरानी दिल्ली की कनॉट प्लेस वाली प्लेस पर पहुंच जाती है, जहां पर अनु ने नया रेंट पर एक मकान लिया था। यहाँ पर इस वक्त ये पांचों फ्रेंड्स मिल जाती है, थोड़ी बहुत ड्रिंक करती है, पार्टी शार्टी करने के लिए तैयार होती है। लेकिन रीमा रोने लगती है कि समाज के दरिंदे किस तरीके से औरतों को जीने नहीं देते, उनका जीना मुश्किल कर रखा है, चाहे बस में आओ जाओ या फिर किसी के साथ शादी करके जिंदगी निभाओ, हर जगह मुसीबत ही मुसीबत। ना ही टाइम पर खाना मिलता है,
है नहीं इज्जत भरी जिंदगी, तो फिर आखिर क्यों ही इस जिंदगी को जीना, जहाँ पर अनु उसे सपोर्ट देती है और कहती है कि आज रात हम सब भुला देंगे, आज रात एक जबरदस्त पार्टी करेंगे। वहीं सीन मिश्रा जी पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त अपने बेटे जीवा के साथ बैठी थी और तैयार होकर के निकलने वाली थी अपनी दोस्त ग्रेसी टुनटुन के साथ में 2 टुनटुन पैग लगाने के लिए, क्योंकि आज 31 दिसंबर था। तो जीवा पूछता है कि कहाँ जा रही है, तो उसकी माँ कहती है कि अगर तू बोले तो ना जाऊं, जहाँ पर जीवा कहता है कि तैयार तो हो ही चुकी है, तूने तेरी दोस्त, मतलब माँ को भी तू बोलता है, ऐसा पागल लड़का तो भगवान किसी को ना दे। क्या कहीं आप भी अपनी माँ को गाँव वालों की तरह तू तो नहीं बोलते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस वक्त बेसिकली जीवा बहुत ज्यादा परेशान था। एक तो ऑलरेडी सुबह लड़कियों की गालियां खा करके आया था और ऊपर से हकीम साहब ने भी वो ट्रिक्स सिखाने से मना कर दिया था, मतलब कि रूहों को काबू करने वाली। तो जीवा काफी ज्यादा अपसेट हो रखा था और ऊपर से उसकी माँ ने भी उसे ताने सुना दिए कि तू क्या चाहता है कि आज खुशी के मौके पर भी मैं तेरे जैसे बेकार इंसान के साथ में टाइम स्पेंड करूं? मैं जा रही हूँ, मेरी दोस्त ऑलरेडी मेरा वेट कर रही है। और अब तो घर पर बैठ करके जीवा का दिमाग और ज्यादा आउट हो जाता है। मीनवाइल सीन अनु के घर पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर वो रीमा दीदी को बताती है कि पास ही में मेरे बॉयफ्रेंड का घर है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मगर अभी तक उसने अपने घर वालों को मेरे बारे में कुछ बताया नहीं है। जिस दिन भी वो बता देगा तो फिर हमारी शादी जल्दी ही फिक्स हो जाएगी। वहीं कमरे के अंदर निकी, कोमल और लाना पार्टी की तैयारियां कर रहे थे। तभी इन्हें पता चलता है कि यार ड्रिंक्स तो है ही नहीं, तो मार्केट से जाकर ड्रिंक्स लानी पड़ेगी। तो जैसे ही वो नीचे ड्रिंक्स लेने के लिए पहुंचती है तो वहीं गली के कुछ गुंडे उसे देख करके सीटी बजाने लगते हैं। लाना बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से अपने कमरे में वापस आ जाती है, लेकिन हरामी लड़के पार्टी करने और लड़कियों के मजे लेने के लिए सीधा उनके कमरे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन लड़कों के साथ में इसी कमरे के लैंडलॉर्ड का बेटा भी था। वो बताता है कि वैसे तो मेरे पापा ने ये कमरा आज की पार्टी के लिए हमें दिया था, मगर तुम यहाँ पर हो तो कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ में पार्टी कर लेते हैं। लेकिन अनु और लाना इन दोनों को कह देती है कि अंदर मत आना, यानी कि वो इन्हें मना कर देती है और बोलती है कि तुम लोग कहीं और जाके पार्टी करो, आज हमारी गर्ल्स नाइट है तो हम यहीं पर ही पार्टी करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, और ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ हो जाती है एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली कोमल, जो कि पहले एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी, उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी थी, मगर उसी का एक क्लाइंट यहाँ बाहर दरवाजे पर खड़ा था और वो कोमल को कह देता है कि क्या बात है, आज तेरी इतनी सारी फ्रेंड्स आई है, हम सबको खुश कर देगी, ये तो आज रात को मजा ही आ जाएगा। मगर अनु इन्हें बाहर धक्का दे देती है, जहाँ पर लैंडलॉर्ड का बेटा अपने ही लैंडलॉर्ड को बुला लेता है, मतलब कि फादर को, जहाँ पर फादर साहब भी गुस्सा करते हैं कि तुम साली औरतें सारी की सारी वेश्या पूरी के पूरे मोहल्ले को गंदा कर दोगी, अभी के भी यहाँ से निकल जाओ। अनु कहती भी है कि नहीं, मेरी शादी होने वाली है, मेरा हस्बैंड मतलब कि मेरा दोस्त सामने के घर में रहता है, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं, हम लोग अच्छे घर से आते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में नहीं है। मगर बाबूजी का दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि उसके बेटे को जो खरी खोटी सुना दी थी इन सभी लड़कियों ने, इसलिए बाबूजी इन सभी को इस रूम को हैंड टू हैंड खाली कर देने का ऑर्डर दे डालते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें छोटी सोच वाले लड़कों की भी इमेज दिखाई पड़ जाती है। इस पूरे वीडियो के अंदर में मैं लड़कों की इसी खराब इमेज को आप लोगों के सामने दर्शाऊंगा ताकि लड़कियों को खुशी मिले, क्योंकि जब पिछली बार मैंने अपनी मिसेस मूवी के अंदर लड़के की इमेज को खराब न बता करके एक न्यूट्रलाइज्ड वीडियो एक्सप्लेन किया था, तो उसके अंदर 5000 वुमेन्स यानी कि लड़कियां ऑफेंड हो चुकी थी। तो आज आप टेंशन मत लो, लड़कों को भर भर कर गाली दूंगा, मैं खुद भी एक लड़का होने के बावजूद भी आज आपके कमेंट्स की सारी कमियां उतार दूंगा। तो बेसिकली अभी ये 5 लड़कियां जिनके पास पार्टी करने के लिए कमरा नहीं था, तो वो परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद वो यहाँ से टेम्पो पकड़कर घर जाने लगती है। लेकिन अनु कहती है कि नहीं, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड वीरेन से हिसाब किताब करना है। वो जाकर वीरेन के घर पहुंच जाती है और कहती है कि आज तो न्यू ईयर है, तुम चाहते तो मुझे घर पर बुला सकते थे, और जब घर पर मारपीट चल रही थी, वो लोग हमें बुरा भला कह रहे थे, तुम भी वहीं पर मौजूद थे, तो तुमने इनको बताया क्यों नहीं कि मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ बल्कि एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की हूँ। जहाँ पर वीरेन बताता है कि तुम्हारी दोस्त तो प्रोस्टिट्यूट है ना, जब वो हो सकती है तो तुम भी हो सकते हो। यहाँ पर भी हम इस छोटी सोच के आदमी को देख पाते हैं, कितना निकम्मा और नाकारा इंसान है। अगर किसी की दोस्त इस धंधे में है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे उसके साथ कनेक्ट कर सकता है, बड़ा नीच इंसान है। ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। अब यहाँ पर अनु उसकी बातों से परेशान हो चुकी थी। इवेंचुअली अनु को ये भी पता लग गया था कि आज तो इस न्यू ईयर के अवसर पर ऑलरेडी वीरेन ने किसी और के साथ में एंगेजमेंट भी कर ली है। मतलब एक तरफ तो नई लड़की के साथ में रिलेशन रख करके उसने मेरे साथ में धोखाधड़ी करी, और ऊपर से जब मैं मुसीबत में थी तो मुझे सपोर्ट भी नहीं किया। ऐसे इंसान को तो पुलिस में पकड़वा देना चाहिए। और वो वीरेन के मुंह पर चांटा मारकर वहां से निकल जाती है। मीनवाइल हम इन चारों फ्रेंड्स को देख पाते हैं जो कि टेम्पो में बैठ करके हॉस्टल के लिए निकल रही थी। तो बाबूजी कहते हैं कि मेरी भी आपकी तरह 4 बेटियां हैं, वैसे बेटा आप लोग जा कर रहे हैं, लेकिन ये चारों बाबूजी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहती थी। तभी निकी को सुट्टी की तलब लगती है और वो सुट्टा फूकने लगती है कि तभी बाबूजी का मेल ईगो बीच में आ जाता है और वो गालियां बक करके इन चारों को उतार देते हैं और कहते हैं कि तुम लड़कियों को शर्म नहीं आती क्या, एक बुजुर्ग के सामने सुट्टा फूकती हो। अब यहाँ पर मुझे इन बाबूजी की सोच पर भी लानत आती है कि दिल्ली जैसा एडवांस शहर है जहाँ पर लड़के इतने सुट्टे फूकते हुए मिल जाते हैं, चाहे गली हो
चाहे कंपनी हो, चाहे खुद का प्राइवेट घर क्यों ना हो, अगर एक लड़की ने सुट्टा फूंक दिया तो बाबूजी के चुल क्यों काटे? और ऊपर से बेचारी अंधेरे में औरतें कहाँ जाएगी, इनका सहारा कौन बनेगा? बाबूजी को इतनी भी शर्म नहीं आती? मैंने बाबूजी क्यों कह रहा हूँ, मुझे तो इसे खूंसट बुढ़ा कहना चाहिए। तो अब इस खूंसट बुड्ढे की खुशियाट के लिए आपका कमेंट्स में क्या बताना है लड़कियों, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। वहीं कहानी में आगे हम देख पाते हैं कि इस वक्त बब्बन और जीवा बैठ करके हॉस्टल के बाहर कोने में अपनी मस्त दारू पी रहे थे। जीवा कहता है कि यार बब्बन, आज तो मेरा भी लड़की को बजाने का मन हो रहा है। जहाँ पर बब्बन कहता है कि भाई तो दिमाग से आउट हो चुका है, ज्यादा पीने की वजह से तेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुझे जो करना है वो कर। अब एक तो जीवा ऑलरेडी अपनी माँ से परेशान, जॉब नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, उससे परेशान, बब्बन भी दारू नहीं पिला रहा, उससे परेशान, तो वो अपनी जेब में रखी पावर वाली हकीम साहब की दवाई पी लेता है। और जैसा कि उसे मालूम था कि इस दवाई को पी लेने के बाद में सेक्सुअल पावर डबल चौबल हो जाती है, तो वो आज रात इस हॉस्टल में किसी एक लड़की का यूज करने वाला था। अब यहाँ से कहानी का वो मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ से इस पूरे सीजन इवेंचुअली एपिसोड 1 की शुरुआत हुई थी, यानी कि अनु बस में बैठ करके हॉस्टल की तरफ उस पतली गली में जा रही थी और जीवा ही था जो कि उस पर लेजर लाइट मार रहा था। हालांकि फर्स्ट एपिसोड तो इस पॉइंट के बाद खत्म हो चुका था, मगर यहाँ से आगे की कहानी हम व्यूअर्स को अब मालूम चलती है। तो बेसिकली इस रात अनु जो थी वो ऑलरेडी टेंशन से भरी हुई थी और आज रात एक जबरदस्त पार्टी और कुछ इंटीमेसी का काम सोच रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दगा दे दिया तो उसने जीवा को ही चैलेंज कर दिया और कह दिया कि अगर तेरे अंदर मर्दानगी है, अगर इतनी ही खुजली मचती है तुझे, इतना ही अगर तुझे शौक है, तो आकर मेरे साथ यूज क्यों नहीं करता अपने औजार को, हिम्मत है तो आजा अंदर। और ये कह करके अनु चली जाती है, लेकिन गार्ड साहब के डर से जीवा वहीं पर इंतजार करता है। अब रात को अनु छत पर अपनी दोस्तों के साथ में ड्रिंक करने लगती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी अनु को समझाने लगती है कि चलो यार कोई बात नहीं, वो इंसानी कमीना था, अच्छा हुआ कि वहां से निकल गया। अब जैसा कि आज न्यू ईयर की रात थी, यहाँ ऑलमोस्ट 99% हॉस्टल खाली था। कोई लड़की अपने घर चली गई थी, तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी, तो कुछ लड़कियों ने अलग ही ग्रुप बना करके पार्टी करने का डिसाइड कर लिया था। और इवेंचुअली इस मोमेंट तक गार्ड साहब भी सो चुके थे। तो चुपके से जीवा अंदर घुस आता है और सीधा छत पर चला आता है अनु की चर्बी उतारने के लिए। अब यहाँ पर अनु कहती है कि साले तू अंदर कैसे आया, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। और वो उसे धक्का देकर के हॉस्टल से बाहर निकलवा देना चाहती थी, लेकिन तभी वो अनु में चांटा धर देता है। इसी वजह से बाकी की लड़कियां गुस्से में आकर मारपीट पर उतर आती है। ये मारपीट चलते चलते कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और एट द एंड जीवा का ढेर सारा खून भी निकलने लगता है। जमीन पर ये लोग जो दारू पी रहे थे, इस दारू में भी वो पूरी तरीके से लिपट चुका था, यानी कि बॉडी पर अल्कोहल था। और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुम जैसी प्रोस्टिट्यूटों से कौन ही मुंह लगेगा, ना तुम्हारे इंसान का पता ना तुम्हारे ईमान का पता। इस बात को सुनकर के तो रीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जलती मशाल लेकर के जीवा के हाथ पर चिटाना चाहती थी, लेकिन अल्कोहल की वजह से वो पूरी तरीके से जल जाता है। इवेंचुअली ये सभी लड़कियां जीवा की मदद करती है, उसे बचाने की कोशिश भी करती है, मगर तब तक जीवा बुरी तरीके से जल चुका था। और यही मोमेंट था जहां पर ग्रेसी, टुनटुन और मिश्रा जी अपनी पार्टी कर करके हॉस्टल में लौट रही थी और उन्हें छत पर कुछ जलने की महक भी आती है। इसलिए वो दोनों छत पर जाकर के चेक करने वाली थी कि आखिर कौन लड़कियां छत पर कचरा जला रही हैं। अब कहीं ये सभी रंगे हाथ पकड़े ना जाए, इसलिए ये लोग जीवा की बॉडी को अनु के कमरे में पड़े एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। हालांकि दरवाजे पर टुनटुन जी और मिश्रा जी दोनों खड़ी थी और वो जोर जोर से दरवाजा ठोक रही थी कि तुम लड़कियां पार्टी करते हुए मानोगी नहीं क्या। इवेंचुअली जिस बॉक्स के अंदर जीवा को डाला गया था वो मरा नहीं था, जिंदा था और वो वहां से बाहर निकलना चाहता था, मगर अनु ने उसे बाहर ना निकलना देने के लिए डब्बे पर बैठ करके उसकी जान उस बॉक्स में ही ले ली। यहाँ पर टुनटुन जी आती है, पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रही थी, जहाँ पर लड़कियां बताती है कि आज बेसिकली अनु का ब्रेकअप हो चुका है, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, उसका बॉयफ्रेंड छोड़ करके चला गया है, इसलिए हम लोग उसे सपोर्ट दे रहे हैं, आप जाइए अपनी पार्टी वार्टी कीजिए मिश्रा जी के साथ में। अब मिश्रा जी को यहाँ पर दाल में तो कुछ काला लग रहा था, मगर वो कुछ समझ नहीं पाई थी। जिसके 2 घंटों के बाद में ये सभी लड़कियां उस बॉक्स में से जली हुई लाश को निकालती हैं, गाड़ी में डालती हैं और दरिया किनारे फेंक देती हैं। और ये वही मोमेंट था, यानी कि पुलिस स्टेशन वालों को 6 महीनों के बाद में जीवा की सड़ी हुई लाश मिली थी। वहीं प्रेजेंट टाइम में हम देख पाते हैं कि इस वक्त हकीम साहब के पास में मिश्रा जी आई हुई थी और वो रो रो कर पूछ रही थी कि आखिर मेरा बेटा कहाँ पर है, प्लीज मुझे उससे एक बार मिलवा दो, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, तुमने मुझे कहा था कि तुम्ही ने उसे कहीं छिपा करके रखा है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड खत्म होता है। खौफ सीजन 1 एपिसोड 8 या फिर कहें कि फिनाले ऑफ द सीजन, जहां पर अब रिवील होने वाले हैं सारे के सारे राज, उठने वाला है पर्दा उन सभी सवालों से जो कि पिछले 7 एपिसोड्स में आप लोगों को परेशान कर रहे थे। तो शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां पर हम अनु को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी अपने कमरे में दिखने वाली जीवा की आत्मा से। वो हर वक्त उसके कानों में चिल्लाया करता था, उसे जान से मार देने की धमकी दिया करता था और अब परेशान होकर वो हॉस्टल से जाने के लिए
तैयार हो चुकी थी। इस रात उसकी बाकी की फ्रेंड्स उसे गुड बाय करने के लिए आती है और वहीं ग्रेसी टुनटुन मैडम अपनी गाड़ी टुनटुन स्टार्ट करके अनु को बैठा करके इस हॉस्टल से दूर लेकर जाने वाली थी, मगर तभी अचानक से कार की डिक्की खुल जाती है और अनु का सामान रोड पर गिर जाता है। अब एक तरफ ग्रेसी मैडम उसका सामान वापस लाने के लिए जाती है, मगर अनु इस बात को समझ गई थी कि वो बुरी आत्मा यानी कि जीवा की आत्मा जो कि उस बॉक्स में मारा गया था जीवा, वो अब भी उसके पीछे पड़ा है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए परेशान होकर के वो कार से उतर करके रोड पर भागना शुरू कर देती है, मगर तभी अचानक से एक ट्रक के सामने आ जाने की वजह से अनु की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। वहीं सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम अरुण को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने मोबाइल के अंदर उन्हीं दोनों लाशों की खबर देख रहा था जो कि न्यूज मीडिया में फैल चुकी थी। इसी बीच वो आकर के मधु से बातचीत करना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि आखिर तुम्हारे अंदर किसकी ताकत आई, वो कौन था जिसने तुम्हारी मदद करी, क्या वो अनु थी। मगर तभी हम मधु का एक दूसरा रूप देख पाते हैं, मानो जैसे उसके अंदर कोई बुरी आत्मा बच चुकी थी और वो अरुण के ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगा रही थी। मधु का बताना था कि तुझ जैसा नकारा इंसान कभी किसी को होना ही नहीं चाहिए, लड़का होने मर्द होने पर लानत है। कहाँ गया था तू जब 3 लोग मिलकर के मेरा रेप कर रहे थे, तब तू कहाँ गया था जब मैं उसी की कंपनी में जॉब कर रही थी, मुझे तूने ही लगवाया था ना। और तब तू कहाँ चला गया था जब हम उसी की कार में बैठ करके तेरे घर तक आ रहे थे, कहीं तू तो उनके साथ मिला हुआ नहीं है। जहाँ पर अरुण मधु को शांत करने की कोशिश करता है, मगर मधु शांत होने वाली कहाँ थी, क्योंकि उसके अंदर जीवा की आत्मा आ चुकी थी और जीवा बड़े ही खौफनाक तरीके से अरुण को कूटने लगता है। जिसके बाद सीन यहाँ रोड पर शिफ्ट होता है जहाँ पर काफी सारी न्यूज मीडिया इकट्ठा हो चुकी थी। तो बेसिकली ये बात पूरे दिल्ली शहर के अंदर फैल चुकी थी कि गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने कुछ लड़कों को जंगल में जान से मार दिया। तो अब उस हॉस्टल पर उंगलियां उठना शुरू हो चुकी थी, इसलिए पूरा का पूरा हॉस्टल खाली होने लगा था। रात को बरसात भी हो रही थी और ग्रेसी मैडम भी अपने लोगों के साथ बस यहाँ से निकलने ही वाली थी, मगर तभी उन्हें याद आता है कि हॉस्टल के अंदर अभी भी 3 लड़कियां बची हुई हैं, यानी कि रीमा, कोमल और लाना। अब जैसा कि ग्रेसी मैडम को भी मालूम चल चुका था कि कोई बुरी आत्मा का साया इन 4 लड़कियों पर था, उनमें से एक निकी को तो वो साया ले डूबा और अब इन तीनों की बारी है। इसलिए ग्रेसी मैडम तो वहां से जाने वाली थी कि तभी रीमा के पेट में बच्चा होने का दर्द शुरू हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी वजह से ग्रेसी मैडम जाती नहीं और वहीं पर रुक करके उनकी मदद करने लगती है। अब यहाँ एक तरफ रीमा जो कि अपने दर्द से कर्रा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और मुसीबत इनके हॉस्टल में आ चुकी थी जिसका नाम था मधु और उसके अंदर इस वक्त था जीवा का भूत। जीवा चाहता था इन चारों यानी कि इन तीनों लड़कियों से अपनी मौत का बदला और जरिया उसे मिला मधु, इसलिए काइंड ऑफ मधु भी उसमें ऐड हो जाती है। तो अब यहाँ पर इनके बीच एक जबरदस्त फाइट आती है। मधु यहाँ पर इन लड़कियों तक पहुंचने की कोशिश करती है। इन बिटवीन यहाँ पर कुछ चपड़ासी भी आते हैं बाकी लड़कियों की मदद के लिए, मगर वो मधु के सामने टिक नहीं पाते और एक एक करके मधु इनको मौत के घाट उतारते जा रही थी। मगर एक मोमेंट पर ये सारी लड़कियां मिलकर के कैसे तैसे मधु के हाथ पैर बांध ही देती है। मीनवाइल ग्रेसी मैडम मदद मांगने के लिए सोहिनी मैडम को कॉल लगाती है कि आप यहाँ पर आइए, हमें गाड़ी की सख्त जरूरत है। इन बिटवीन लाना ने मधु को वो आखिरी डोज भी पिला दिया था जिससे कि जीवा की आत्मा पूरी 100% मधु के शरीर में समा जाए और फिर वो कॉल भी लगा देती है सीधा हकीम साहब को। अब यहाँ एक तरफ मधु के अंदर जैसे ही वो दवाई जाती है तो वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे अपनी सारी पुरानी यादें अपनी आंखों के सामने घूमती नजर आती है, जैसे कि वो दिन जब फेयरवेल की रात थी, जैसे कि वो नाइट जहाँ साइंस लैब में लेटा करके उन तीनों कमीनों ने मधु के साथ बुरा काम किया था। मगर इन यादों में मधु अकेली नहीं थी, इस बीच उसके पास में जीवा भी था। जीवा कहता है कि तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, मगर उसके लिए तुझे मुझे अपने आप को सौंपना पड़ेगा, पूरी तरीके से तेरा शरीर मुझे दे दे, इसके बाद मैं उन सभी से बदला लूंगा। और मधु अपने शरीर को जीवा को सौंप चुकी थी, जिसके बाद जीवा ने एक एक को जान से मार करके लाशें बिखेरना स्टार्ट कर दिया था। वहीं कहानी में एक मोटा ट्विस्ट तब आता है जब इस रात मिश्रा जी पहुंच जाती है ग्रेसी टुनटुन के पास में और सीधा उसे खींच करके चांटा लगाती है। ग्रेसी पूछती है कि आखिर तूने मुझे क्यों मारा, जहाँ पर मिश्रा बताती है कि तू जानती थी कि इन लड़कियों ने क्या किया, तूने जान पूछकर मुझे उस रात घर से बाहर पार्टी करने के लिए बोला। अगर मैं उस मोमेंट पर हॉस्टल में होती तो मेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाता, मतलब कि वो जलकर मारा जाता, मैं होने नहीं देती। इन सब चीजों के पीछे तेरी गलती है, तू ही सबसे ज्यादा कमीनी थी, तेरी वजह से आज मेरे पास मेरा बेटा नहीं है। और वो ग्रेसी के साथ में लड़ने लगती है। मीनवाइल कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब यहाँ पर पहुंच चुके थे रूहानी हकीम जी।
हकीम जी के यहाँ पर आते ही जो पुरानी चुड़ैल उसके दिल पर चिपट रखी थी, जो कि उसकी जान लेने वाली थी, इस वजह से हकीम साहब बहुत ज्यादा कमजोर थे। उन्हें आखिरी बार अपनी मौत को चकमा देना था, इसलिए उसे कैसे भी करके मधु को जान से मारकर उसकी रूह को अपने शरीर में उतार लेना था, ताकि वो कुछ टाइम के लिए और जिंदा रह पाए। मतलब आप इसे काइंड ऑफ हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वोल्डेमॉर्ट को जिंदा रहने के लिए 3 चीजें चाहिए थी, या तो यूनिकॉर्न का खून, या फिर पारस पत्थर, और या फिर अपने हुक्रक्स। तो वैसे ही कुछ कहानी हमारे रूहानी हकीम साहब की थी कि उन्हें जिंदा रहने के लिए औरतों की रूहें चाहिए थी। मगर इस बीच तो मधु की रूह पूरी तरीके से जीवा में बदल चुकी थी। जीवा ही वो था जिसने जंगल में उन सभी रेपिस्ट को जान से मारा। वो जीवा ही था जिसने अरुण को बहुत बुरी तरीके से मारकर उसके घर के अंदर पटक दिया। मतलब जान से नहीं मारा, जिंदा तो वो था। और जीवा ही वो था जिसने मधु की बॉडी के अंदर एक अजीब सी ताकत दे डाली थी। जब वो रोड पर भी चलती थी तो कॉन्फिडेंट होकर के घूमती थी। इवेंचुअली हकीम साहब के बिच्छू द्वारा काटे गए डंक को भी जीवा ने ही कम किया था, यानी कि जीवा ने ही मधु को नया जीवन दिया था। मगर इस वक्त जीवा, जो कि पूरी तरीके से मधु पर हावी हो चुका था, वो अपना बदला भी उन तीनों लड़कियों से लेना चाहता था, यानी कि रीमा, कोमल और लाना। मगर इन लड़कियों को तो चाहिए था वहां से बाहर जाना। तो फिर अब क्या करेगा जमाना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पहुंच जाते हैं हकीम साहब, जो कि मधु की बॉडी को देख पाते हैं, जिसके अंदर जीवा पूरी तरीके से समा चुका था। और वो अपनी कुछ तंत्र मंत्र विद्याएं करके मधु की रूह को लेना चाहते थे, मगर गलती से मधु की रूह के साथ में जीवा आ जाता है। और अब हकीम साहब की बॉडी पर जीवा ने पूरी तरीके से अपना पोजीशन कर लिया था। यहाँ बाकी की लड़कियों को लगता है कि मधु अभी भी इन्हें जान से मारना चाहती है, इसलिए लाना तो चाकू लेकर के मधु को मारने वाली थी। मगर मधु समझाती है कि मैं अब जीवा नहीं हूँ, मैं असली मधु हूँ, जो कि तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मैं भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मगर तभी हम हकीम साहब को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त आधे जीवा बन चुके थे, क्योंकि जीवा का मकसद था इन बाकी बची 3 लड़कियों को जान से मारना। तो यहाँ पर जीवा साहब उठाते हैं सीधा लाना को और गर्दन से पकड़कर उठाने लगते हैं। मगर तभी गुस्से में आई मधु कुल्हाड़ी उठा करके हकीम साहब का ही गला धड़ से अलग कर देती है। और यहीं पर इस भूत की स्टोरी के भूत का एंड हो जाता है। इस सीरीज के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि बाकी बची तीनों लड़कियां, यानी कि औरतें, ये सभी अपने अपने घरों में जा पाती है। और अब तो मधु ने भी जीवा की आत्मा से मुक्ति पा ली थी। अब उसकी एक खुशहाल लाइफ स्टार्ट होने वाली थी। जिसके बाद सीन यहाँ से 1 महीना आगे शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम अरुण की टूटी फूटी बॉडी को देख पाते हैं, जिसके पास में मधु बैठी हुई थी। और अरुण मधु को अपने पास वापस आता देखकर बहुत ज्यादा खुश था। मगर उसे क्या पता था कि मधु की आत्मा में अभी खुद मधु अकेली नहीं, बल्कि उसके साथ जीवा भी है। वहीं पर हम इस सीरीज की एंडिंग में नकुल और बेला की शादी होते देख पाते हैं। मगर नकुल, जो कि अपने दोस्तों की मौत से घबरा चुका था और उसे ये भी डर था कि कहीं शादी में मधु आकर बेला को सारी सच्चाई ना बता दे और उसकी इतनी महंगी शादी ना टूट जाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने रूम के अंदर चुपचाप बैठा था। कोई ऑर्डर भी अगर उसे देने के लिए आ रहा था तो नकुल उसे भगा दे रहा था। कि तभी वहां पर खून की प्यासी मधु पहुंच जाती है, जो कि बताती है कि जीवा ने मेरा साथ दिया मेरे सारे मुजरिमों को मौत के घाट उतारने के लिए, इसलिए अब तू भी मरेगा। और तभी हम देख पाते हैं कि भरी पूरी शादी के अंदर एक ऊंची सी बिल्डिंग से नकुल सीधा नीचे आकर के गिरता है और वहीं उसकी जान चली जाती है। यानी कि मधु का आखिरी बदला भी पूरा हुआ और ये सीजन भी यहीं पर खत्म हुआ। अब जिस तरीके से मधु की बॉडी के अंदर यहाँ पर 2 शख्सियत दिखाई गई है, ऐसा लग रहा है कि इसका 2nd सीजन भी जरूर आएगा। वेल, आपका इस पर क्या कहना है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा वो भी बताते जरूर जाइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। इसके बाद में मैं आपका वन ऑफ द फेवरेट मोस्ट अवेटिंग सीरीज कॉल्ड डार्क सीजन 3 लेकर के आने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।